सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेंस के टॉप 50 क्वेश्चंस। वीडियो बहुत अच्छी रहने वाली है, ज़बरदस्त रहने वाली है। थोड़ा स्पीड में भी हम लोग चलेंगे और जल्दी से खतरनाक तरीके से आपके टेंस की प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं या अब तक किसी भी कारण से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई तुरंत कर लीजिए, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट की जब बात होगी तो आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट यहीं पे मिलेगा अंग्रेजी का। तो जितना जल्दी हो सकता है सब्सक्राइब कीजिए और मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फटाफट से आ जाइए, जुड़ जाइए। हम ऑलरेडी कई सारे चैप्टर्स आपके करा चुके हैं और आज का ये चैप्टर भी हम कराएंगे। आज हमने इस चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही रखे हैं। नॉर्मली हम सेल्फ डिजाइन क्वेश्चंस भी काफी सारे रखते हैं, बट आज प्रीवियस ईयर से ज्यादा है। बस उसमें हमने थोड़ा सा अपनी तरफ से एक काम किया है कि कुछ क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस हैं उनको थोड़ा थोड़ा चेंज हमने करा है, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ आए कि किस तरीके से क्वेश्चंस और मुश्किल हो सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। व्हेन आई रिटर्न टू द ऑफिस नो वर्क वॉज लेफ्ट एज माई फ्रेंड राहुल हैज डन एवरीथिंग। जैसे आप सेंटेंस को पढ़ना शुरू करते हैं तो वैन एक कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट है, रिटर्न आपकी वर्ब है। क्योंकि वर्ब है यानी कि V2 है, V2 यानी कि पास्ट की बात है। और कहां से वापस, मतलब कहां पे वापस आए, तो आप पाओगे टू डेस्टिनेशन को दिखाता है, तो कहीं और से वापस आए। और कहां पे आए, तो द ऑफिस यानी ऑफिस वापस आए। नो वर्क, अब देखो ये मेन क्लॉज है क्योंकि वैन से सबऑर्डिनेट क्लॉज थी। नो वर्क आपका सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है, लेफ्ट आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। कोई भी वर्क नहीं बचा हुआ था। ठीक है, क्यों नहीं बचा हुआ था, तो एज आपका कंजंक्शन है जो कि बिकॉज का सेंस देता है। माई फ्रेंड राहुल आपका सब्जेक्ट है और हैज आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। डन आपकी मेन वर्ब है और एवरीथिंग उसका ऑब्जेक्ट है। जैसे ही देखा यहाँ पे वॉज है यानी कि V2 है, V2 यानी कि पास्ट है। यहाँ पे भी पास्ट है, लेकिन ये हैज क्या दे रखा है, आपका प्रेजेंट दे रखा है। ये तो पक्की बात है कि ये तो आपका गलत है। अगर ये गलत है तो इसका मतलब है एरर तो इसमें है, तो आपका एरर तो ऐसे ही मार्क कर दोगे आप। बट अब इस हैज डन की जगह पे हम डिड लगाएंगे या फिर हैड डन लगाएंगे या कुछ और लगाएंगे। तो अब देखेंगे आप, सबसे पहले जैसे हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो ये आपका टाइमलाइन है, ये प्रेजेंट है। मान लीजिए कि आप इस पॉइंट पे पास्ट में ऑफिस लौटे। अगर इस पॉइंट पे आप पास्ट में ऑफिस लौटे हैं तो काम उसने कब किया होगा। आप ऑब्वियस सी बात है, जब ऑफिस आए तो कोई काम नहीं बचा था, नहीं बचा था तो इससे पहले किया होगा। और जब भी हम पास्ट ऑफ पास्ट की बात करते हैं तो ऐसे केस में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, इसीलिए हैज की जगह पे हैड का प्रयोग करेंगे। तो हैड डन इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए नंबर करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। काव्या फिनिशेज हर होमवर्क बिफोर हैविंग डिनर। तो काव्या फिनिशेज हर होमवर्क बिफोर हैविंग डिनर। जैसे आप ये क्वेश्चन देखेंगे, सो काव्या सब्जेक्ट है, फिनिशेज आपका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये बना रहा है। ठीक है, और क्योंकि काव्या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में ईएस लगा रखा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या फिनिश किया उसने, अपना होमवर्क। तो इसका मतलब है ये इसका क्या हो गया, फिनिश का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और किस चीज से पहले, तो बिफोर आपका क्या है, प्रेपोजिशन है, इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई हैविंग और इसका ऑब्जेक्ट है डिनर। अब आप देखोगे, अब पहला आपको लगेगा कि यार काव्या ने अपना होमवर्क फिनिश किया डिनर करने से पहले। अगर आप इसको पास्ट का एक सिंगल इवेंट मान के चल रहे हैं तो आपको लिखना चाहिए काव्या फिनिश्ड हर होमवर्क, काव्या ने अपना होमवर्क फिनिश किया। अगर आप इसको ये मान के चल रहे हैं कि ये एक रेगुलर एक्शन है, यानी कि हमेशा ऐसा होता है कि डिनर करने से पहले काव्या अपना होमवर्क फिनिश कर लेती है, यानी कि ये एक फ्रीक्वेंट एक्शन हो सकता है। तो क्यों नहीं हो सकता भी फ्रीक्वेंट एक्शन, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर ये एक फ्रीक्वेंट एक्शन है, इसका मतलब है कि ये आपका नो एरर हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नो एरर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बाकी कोई और गलती है ही नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिनिश्ड होता तो वो गलत होता, नहीं, फिनिश्ड होता तो भी सही होता और फिनिशेज है तो भी सही है। फिनिश्ड होता तो ये पास्ट का सिंगल टाइम एक्शन हो जाता, और अगर यहाँ पे फिनिशेज लगा रखा है तो ये आपका फ्रीक्वेंट एक्शन है, रेगुलर एक्शन है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ अटेंडेड द मीटिंग एज हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, रिसेंट एग्जाम का ही। सो नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ, जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे नीदर नॉर से दो चीजों को जोड़ा गया, दो सब्जेक्ट हैं, एक माई ब्रदर है और एक माई ब्रदर्स इन लॉ है। अब जैसे ही देखोगे ना, जब भी दो सब्जेक्ट को नीदर नॉर, ईदर और या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाता है तो वर्ब जो है वो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो ब्रदर्स इन लॉ आपका एक्चुअली में इसका सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से जो अटेंडेड वर्ब है, अटेंडेड यानी कि V2 है, V2 यानी कि पास्ट है। अब V2 में सिंगुलर प्लुरल तो देख नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये लगा दिया। अटेंडेड व्हाट, क्या क्या अटेंड नहीं कर पाए, तो द मीटिंग इसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों नहीं कर पाए, तो एज आपका कंजंक्शन है, बिकॉज का सेंस दे रहा है। हिज हेल्थ, अब देखो एक तो यहीं पे आपको एरर लगेगा, क्यों,
क्योंकि माई ब्रदर्स इन लॉ एक से ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है वर्ब में बेशक सिंगुलर प्लूरल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट फिर भी वर्ब तो इसके हिसाब से आनी चाहिए ना, ब्रदर्स इन लॉ के हिसाब से। अगर इसके हिसाब से आनी चाहिए तो हिज की जगह पे क्या आना चाहिए, एक तो देयर आ जाना चाहिए, ठीक है। ये डिटर्मिनर्स में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब पढ़ा चुका हूँ, अगर पढ़ा चुका हूँ तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देयर हेल्थ, और देयर हेल्थ है, और दूसरी बात क्या है, अगर वो पास्ट में मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए हैं तो इसका मतलब है हेल्थ कब खराब रही होगी, पास्ट में खराब रही होगी, तो इज की जगह पे क्या आना चाहिए, तो आप कहोगे सर वॉज आ जाना चाहिए, वॉज नॉट। अब यहाँ पे मोर गुड लिख रखा है, क्या कोई कंपैरिजन है, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई कंपैरिजन नहीं है तो मोर का यूज नहीं होगा। वैसे भी अगर कंपैरिजन भी करना हो तो मोर गुड नहीं, हम बेटर लिखते हैं, ठीक है। तो आप पाओगे कि लास्ट वाला जो पार्ट है ना, इसमें 3 जगह एरर है, हिज की जगह देयर आएगा, इज की जगह वॉज आएगा, और मोर को यहाँ से ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, ये CHSL 2024 का है। आई सब्जेक्ट है, हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सीन आपकी मेन वर्ब है। आई हैड सीन हर, तो हर उसका ऑब्जेक्ट है। विथ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है हर मदर, उसकी मदर। इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द सिनेमा हॉल, ठीक है। और कब देखा, तो यस्टरडे। यस्टरडे आपका क्या है, आप कहोगे सर पास्ट का टाइम है, पास्ट का टाइम है। अब देखो, अभी मैंने आपको टाइमलाइन बना के दिखाई थी, तो मैं एक बार फिर से वही टाइमलाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे हमने टाइमलाइन ड्रॉ करी, और ये मान लिया प्रेजेंट है। अब आपको पता होना चाहिए ये प्रेजेंट है। अगर हमें प्रेजेंट का कोई रेगुलर एक्शन लगाना है तो प्रेजेंट का रेगुलर एक्शन होता है जो बार बार हो रहा हो कहीं पे भी। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस ऐसा है जो इस पॉइंट पे कुछ काम चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट वो एक्शन होता है जो पास्ट के किसी पॉइंट से शुरू होकर और यहां तक चल रहा हो। पास्ट का इंडेफिनिट वो होता है जो सिर्फ पास्ट के किसी पॉइंट पे हुआ हो, ठीक है। प्रेजेंट का परफेक्ट वो होता है जो पास्ट के किसी पॉइंट से शुरू होकर या तो यहां तक चल रहा हो या यहां से पहले खत्म हो चुका हो, इस पॉइंट से पहले ही, लेकिन प्रेजेंट में उसका रेलेवेंस हो, तो वो आपका बेसिकली प्रेजेंट का परफेक्ट और आगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट वो होता है वो सिर्फ पास्ट की बात करे, यानी कि कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में कहीं पे हुआ हो, तो पास्ट का इंडेफिनिट होता है। पास्ट का कॉन्टिन्यूस क्या होता है, इस पॉइंट पर अगर कोई काम चल रहा है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूस होगा। और पास्ट परफेक्ट होता है कि पहले पास्ट में जाओ और उस पास्ट के भी पास्ट में जाके बात करो, तो आता है आपका पास्ट परफेक्ट या पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पे जो यस्टरडे है ये सिर्फ पास्ट है या किसी पास्ट का भी पास्ट है, आप कहोगे ये तो सिर्फ पास्ट की बात है, कल की बात है, कल तो पास्ट है। हाँ, अगर मैं ये कहता कि कल से 5 दिन पहले, तो पहले कल पास्ट है और उसके भी 5 दिन पहले पास्ट ऑफ पास्ट है। या मैं ये कहता कि कल जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी माँ उसके साथ कहीं जा चुकी थी, तो इसका मतलब है कल पहुंचना पास्ट की घटना है, उसकी माँ उसके साथ गई थी वो पास्ट के भी पास्ट की घटना है, तो पास्ट परफेक्ट आ सकता था। लेकिन जब तक ये यस्टरडे लिखा हुआ है तो ये तो एक सिंपल पास्ट का एक्शन है। अगर ये सिंपल पास्ट का एक्शन है तो क्या यहाँ पे हेड प्लस V3 चल पाएगा, आप कहोगे नहीं। वैसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो सही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई भी पास्ट ऑफ पास्ट की बात नहीं है तो हेड प्लस V3 नहीं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म शो का प्रयोग होगा, जो कि अपने आप में यहाँ पे क्या बनाएगा, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका ये होगा, और हेड सीन की जगह पे सो का यूज आप लोगों को करना पड़ेगा, किसका, शो का, तो यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है SSC CHSL का। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, शी वॉज सिंगिंग ब्यूटिफुली इन द कंसर्ट हॉल लास्ट नाइट। अब जैसे ही आपने देखा इस सेंटेंस को, सी सब्जेक्ट है, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग आपकी मेन वर्ब है, ब्यूटीफुली आपका क्या है, एडवर्ब है। सी वॉज सिंगिंग हाउ, कैसे गा रही थी, तो एडवर्ब ऑफ मैनर बताने के लिए ब्यूटीफुली आ गया। कहां पे गा रही थी, तो इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द कंसर्ट हॉल, और कब, तो लास्ट नाइट। अब देखो ये थोड़ा सा ना मिसकॉन्सेप्शन है यहाँ पे इन लोगों का। अब इसमें क्या हुआ है कि अगर मैं देखूं सी के हिसाब से वॉज ठीक है, वॉज के हिसाब से वर्ब की ING फॉर्म ठीक है, क्योंकि सिंगिंग हाउ का रिप्लाई है तो एडवर्ब ऑफ मैनर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है, तो ये भी ठीक है। कहां पे गा रही थी, तो इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द कंसर्ट हॉल, ये भी ठीक है। और लास्ट नाइट है तो ये भी ठीक है, इसका मतलब है सेंटेंस तो सही है। बट क्या यहाँ पे नो एरर का ऑप्शन है, द आंसर इज नो। नो एरर ऑप्शन में नहीं दिया इन्होंने। अब फिर इन्होंने क्या सोचा होगा, क्या यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस की जगह पास्ट इंडेफिनिट लगाना चाहिए। भाई एक बात बताओ, क्या सिंग करना सिर्फ वन टाइम एक्शन है या इसमें ड्यूरेशन भी लग सकता है, पीरियड लग सकता है। मतलब सिंग करना क्या टाइम टेकिंग एक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शी वॉज सिंगिंग, मैं कहीं से निकल रहा था वो गा रही थी, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, शी वॉज सिंगिंग। जब मैं वहां पहुंचा शी वॉज डांसिंग, कह सकते हैं। तो यानी कि ये एक्शन को कॉन्टिन्यूस टेंस में कहना एकदम एब्सोल्युटली फाइन है।
तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस आपका एसएससी की तरफ से पूछा गया एक गलत क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी नो एरर। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि इन्होंने क्या एरर मार्क कर दिया होगा। समटाइम्स जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डिफरेंस बताते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये बताते हैं कि जब भी पास्ट का टाइम मेंशन्ड हो, जब भी पास्ट का टाइम मेंशन्ड हो, तो ऐसे केस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं। जब भी कोई पास्ट का टाइम दिया हो या कोई पास्ट का रेफरेंस दिया हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट नहीं लगाते हैं। ये बात आप भी जानते होंगे, सही बात है। इसके बाद में जब हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का कंपैरिजन करते हैं तो फिर से यही बात दोहराई जाती है कि भाई अगर पास्ट का टाइम गिवन है तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस आएगा, पास्ट का परफेक्ट नहीं, क्योंकि पास्ट का परफेक्ट कब होता है, पास्ट का भी पास्ट है। अब यहां से हो सकता है कि जिस भी व्यक्ति ने ये क्वेश्चन बनाया है उसके मन में एक गलत फहमी हो गई हो, उसने कहीं से ये पढ़ लिया हो कि पास्ट का टाइम गिवन होता है तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस आता है। ऐसा नहीं है। पास्ट का टाइम गिवन होगा तो या तो पास्ट का इंडेफिनिट आएगा और या पास्ट का कॉन्टिन्यूस आएगा। अगर वो शॉर्ट एक्शन है, वन टाइम एक्शन है, तो जस्ट वहां पे पास्ट का इंडेफिनिट आ जाएगा। और अगर वो लॉन्ग एक्शन है, टाइम टेकिंग एक्शन है, बैकग्राउंड एक्शन है, तो ऐसे केस में वहां पे पास्ट का कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है। अल्टीमेटली अगर मैं ये कहता हूं ना, क्योंकि ये पास्ट की बात है इसीलिए प्रेजेंट नहीं आएगा, दैट मीन्स वहां पे या तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा या पास्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है। वो एक्शन पे डिपेंड करता है कि एक्शन कॉन्टिन्यूस लायक है या नहीं है। अब ये एक्शन क्या कॉन्टिन्यूस लायक है, बिल्कुल है। आई एम डांसिंग, आई एम सिंगिंग कह सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे कॉन्टिन्यूस पास्ट में भी लगा सकते हैं। क्या यहाँ पे पास्ट का इंडेफिनिट लगाना गलत होता, बिल्कुल भी नहीं। पास्ट इंडेफिनिट भी गलत हो जाता है यार। समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि उसी सेंटेंस में हम इंडेफिनिट भी लगा पा रहे हैं, कॉन्टिन्यूस भी लगा पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मीनिंग में परिवर्तन आ जाता है। तो ये एक नो एरर होना चाहिए था, एसएससी की तरफ से की गई एक भारी भूल है। और बस ये उन्हीं वजह से कि कुछ लोग इस चीज को ऐसे पढ़ा देते हैं कि पास्ट का टाइम गिवन हो तो पास्ट इंडेफिनिट आता है, पास्ट का टाइम गिवन हो तो सिंपल पास्ट टेंस आता है, और सिंपल में वो हो सकता है इंडेफिनिट वाला हो और सिंपल में हो सकता है कॉन्टिन्यूस वाला हो। टेंस को समटाइम्स जो लोग होते हैं ना, जो ग्रामेरियन होते हैं, वो इस तरीके से देखते हैं कि हर टेंस का दो प्रकार होते हैं, एक सिंपल वाला और एक परफेक्ट वाला। सिंपल वाले में भी दो हो गए, एक इंडेफिनिट वाला और एक कॉन्टिन्यूस वाला। और परफेक्ट वाले में भी दो हो गए, एक परफेक्ट जो सिंपल वाला परफेक्ट है और एक कॉन्टिन्यूस वाला जो परफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से लोग देख लेते हैं। जब हम सिंपल वाले टेंसेस की बात करते हैं, जैसे ये है, तो सिंपल प्रेजेंट का है तो वो इस पॉइंट पे और इससे आगे की बात करेगा। अगर मैं कह रहा हूं आई एम डांसिंग, दैट मीन्स कि मैं भी डांस कर रहा हूं और आगे भी हो सकता है थोड़ी बहुत देर डांस कर रहा हूँ। आई एम मीटिंग हर टुमारो, द प्रेसिडेंट विजिट्स द टाउन टुमारो। ये सब चीजें जो अब से लेके आगे आगे तक का काम है वो कॉन्टिन्यूस या इंडेफिनिट दिखाता है। जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं ना, वो पीछे का दिखाते हैं, जो अब तक हो चुका है। इसके लिए क्लासिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आई एम हियर फॉर 1 आवर, आई एम हियर फॉर, तो सिंपल टेंस है। तो ये 1 आवर जो लिखा है ना, ये अब से आगे का 1 आवर है। यानी कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखो, मैं 1 घंटे के लिए आऊं, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। आई एम हियर फॉर 1 आवर, यानी कि पिछला 1 घंटा नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आई हैव बीन हियर फॉर 1 आवर, तो हैव बीन तो परफेक्ट वाला आ गया, परफेक्ट वाला आ गया, यानी कि पिछले 1 घंटे की बात कर रहे हैं कि मैं 1 घंटे से यहां हूं। सो इफ यू आर हियर फॉर 1 आवर, दैट मीन्स कि आप पिछले मतलब इफ यू आर हियर फॉर 1 आवर, इसका मतलब है कि अगले 1 घंटे के लिए आप यहां हो। इफ यू हैव बीन हियर फॉर 1 आवर, इसका मतलब है पिछले 1 घंटे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना ये एब्सोल्युटली फाइन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे कुछ भी कॉन्टिन्यूस भी आ सकता था, इंडेफिनिट भी आ सकता था। यस, यहाँ पे परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सिंगल एक्शन है। ठीक है, आगे देखेंगे मेरे भाई, अगला आपका जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो ड्यूरिंग विंटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर नॉट रनिंग ऑन टाइम इन दिल्ली। ड्यूरिंग विंटर्स अगर हमने कहा है तो क्या किसी एक विंटर की बात कर रहे हैं? नहीं। इसका मतलब है ये तो एक जनरल सेंटेंस है। जाड़ों के दौरान, सर्दियों के दौरान मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स यानी ज्यादातर ट्रेन्स। अगर ये एक जनरल एक्शन है तो क्या इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस आना चाहिए या इंडेफिनिट? आप कहोगे सर इंडेफिनिट आना चाहिए। अगर इंडेफिनिट आना चाहिए तो आर नॉट रनिंग नहीं होगा, डू नॉट रन, डू नॉट रन ऑन टाइम। यानी कि ज्यादातर ट्रेन में जो ट्रेन्स हैं वो बेसिकली टाइम पर नहीं चलती हैं। और कहां पे? इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कौन से वाले पार्ट में एरर है? बी वाले पार्ट में एरर है। ये भी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। अगला एसएससी सीएचएसएल का ही क्वेश्चन है 2024 का। हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग फॉर? देखो यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। हाउ लॉन्ग आपका क्या है? ये क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, WH वर्ड होने के साथ साथ में मेरे भाई ये आपका WH वर्ड तो है ही, साथ ही साथ में ये पीरियड को दिखाता है। किसको दिखाता है? आप कहोगे टाइम पीरियड को दिखाता है।
ठीक है, पीरियड को दिखाता है। सामान्यतः फॉर के हिसाब से हाउ लॉन्ग आता है ना, लेकिन अब आपको ये एक चीज मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। फॉर इसमें ऑटोमेटिकली होना चाहिए, लेकिन समटाइम्स हम इस फॉर को ना, मतलब हाउ लॉन्ग के पहले तो कभी नहीं लिखते हैं, ये तो श्योर है। फॉर को हाउ लॉन्ग के पहले नहीं लिखा जाता है। हाउ लॉन्ग अगर हमने आगे लिखा है, ठीक है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट वगैरह आएगा, लास्ट में यहाँ पे हम फॉर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फॉर को पीछे लिखा जा सकता है, जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर फॉर, ऐसे लिख सकते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, इतना भी रख सकते हैं। तो ये पीछे जो फॉर है ना, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप चाहें तो ना लिखें। आगे नहीं लिखा जा सकता, ये श्योर है। आप सिंपल कह सकते हो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर फॉर, दोनों तरीके से सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो हाउ लॉन्ग के साथ में फॉर को लिखा भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है, लेकिन एक चीज जरूर है कि हाउ लॉन्ग के पहले नहीं लिखा जा सकता है। तो हाउ लॉन्ग आ गया, हाउ लॉन्ग क्या दिखाता है, पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम है यानी कि वही सिंस फॉर वाला सेंस आ गया। अगर सिंस फॉर आ रखे होते हैं तो क्या कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आप कहोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है, तो हैव यू बीन वर्किंग हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आर यू वर्किंग की जगह पे क्या आ जाएगा, आर की जगह पे हैव लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे बीन को भी ऐड कर देंगे, हैव यू बीन वर्किंग। और किसके लिए काम कर रहे हैं, तो फॉर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है योर करंट एम्प्लॉयर। हम यहाँ पे चाहते हैं ना मेरे भाई, तो एक फॉर और लिख सकते थे और फिर भी ये सेंटेंस करेक्ट रहता। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग फॉर योर करंट एम्प्लॉयर, यानी कि फॉर को दो बार भी लिखते तो भी चल जाता है, लेकिन क्योंकि दो बार लिखने से सेंटेंस थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता था, इसीलिए उसको अवॉइड करा हमने और यहाँ पे एक फॉर को ड्रॉप कर रखा है। ठीक है, सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग फॉर योर करंट एम्प्लॉयर, ऐसे लिखना भी पॉसिबल है। और आप चाहे सिंपल ऐसे ही हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग फॉर योर करंट एम्प्लॉयर। ठीक है, एंड आपका कंजंक्शन है वाई डोंट यू, वाई आपका क्वेश्चन वर्ड, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब नेगेशन होता है, यू सब्जेक्ट है, लुक आपकी क्या मेन वर्ब है, डू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आ गई, लुक के साथ में फॉर आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन आ गया। लुक फॉर क्या, अपॉर्चुनिटीज, और कैसी अपॉर्चुनिटीज, बेटर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, वो यहाँ पे छोटे वाला आएगा। ठीक है, कौन से वाले पार्ट में एरर आ जाएगा, आप कहोगे सर ये डी वाले पार्ट में अगेन एरर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी आंसर करने का प्रयास करेंगे। सिंस चाइल्डहुड, अब देखो जब भी सिंस का प्रयोग हम करते हैं, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है। सिंस के साथ में सामान्यतः है हम कभी भी कोई भी फ्यूचर का टेंस यूज नहीं करते हैं, पहली चीज। सिंस के साथ में सामान्यतः कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस यूज नहीं करते हैं, दूसरी चीज। सिंस के साथ में कोई भी इंडेफिनिट टेंस का यूज भी नहीं कर सकते हैं। सिंस के साथ या तो परफेक्ट टेंस आता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। सिंस के साथ नॉर्मली हम क्या लगाएंगे, परफेक्ट टेंस लगाएंगे। नॉर्मल अगर सेंस है तो परफेक्ट टेंस, लेकिन अगर कोई स्टेटिव वर्ब का प्रयोग कर लिया जाए तो सिंस के साथ क्या आएगा, मतलब सिंस के साथ नॉर्मली परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। परफेक्ट अगर मैंने बोला है तो माफ कीजिएगा। तो सिंस के साथ में देखो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ठीक है, बहुत सारा डाटा जब बोलते हैं ना, तो एक तो फ्यूचर को कभी यूज नहीं करना है। ठीक है, सिंस के साथ फ्यूचर टेंस नेवर, इसके अलावा इंडेफिनिट कभी नहीं, कॉन्टिन्यूअस तो बिल्कुल कतई नहीं। अब बात आती है, परफेक्ट भी आ सकता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है। ठीक है, परफेक्ट भी पॉसिबल है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी पॉसिबल है। ध्यान देंगे, नॉर्मली क्या आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, लेकिन अगर क्या आ रखा हो, या तो कोई रिजल्ट गिवन हो कि कोई काम कितनी बार हुआ है, तो रिजल्ट आ रखा हो, या आपकी जो वर्ब है वो स्टेटिव वर्ब के रूप में दे रखी हो। स्टेटिव वर्ब और रिजल्ट के केस में बेसिकली आप क्या लगाओगे, परफेक्ट लगाओगे। तो सिंस के साथ में परफेक्ट भी आ सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है। नॉर्मली परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। सिंस के साथ अगर कोई स्टेटिव वर्ब है या रिजल्ट गिवन है तो ऐसे केस में परफेक्ट टेंस लगाते हैं। अगर सिंस के साथ में टाइम के पॉइंट के रूप में, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे चाइल्डहुड है, तो चाइल्डहुड तो पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर इस चाइल्डहुड की जगह पे मैं ऐसे लिख देता कि व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, तो ये वाली जो क्लॉज होती है जो सिंस के साथ, ये पॉइंट ही तो बता रही है। अगर क्योंकि पॉइंट बता रही है और ये पॉइंट कब का है, पास्ट का है, तो क्योंकि ये पॉइंट पास्ट का है तो ये इस क्लॉज को सामान्यतः किस में लिखेंगे, हम पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में हम इसको लिखते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन जाएगा, सिंस चाइल्डहुड मोंटी एट हिज फूड फास्ट एंड ही विल नॉट चेंज। तो यहाँ पे चाइल्डहुड तक तो ठीक है सिंस के साथ में, क्योंकि अब तो कोई एक्शन तो नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि ये कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक तो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, सिंस के साथ कौन सा टेंस बताया मैंने, कोई भी इंडेफिनिट नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा, फ्यूचर नहीं आएगा। ध्यान देंगे सिंस वाली क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा, लेकिन जो मेन क्लॉज होगी उसमें इंडेफिनिट नहीं आएगा। मोंटी आपका सब्जेक्ट है, मोंटी अगर सब्जेक्ट है तो आगे 8 V2 है, V2 जैसे ही देखा है क्योंकि सिंस आ रखा है तो V2 नहीं आएगी। आपका क्या लिखना चाहिए, मोंटी हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ईटन। ईटन क्या, हिज फूड, कैसे खाया है, फास्ट एंड फास्ट, और एंड कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट चेंज, वह नहीं बदलेगा, उसने हमेशा से फास्ट खाया है और वो कभी बदलेगा भी नहीं। ठीक है, तो आप आसानी से कह सकते हो कौन से वाले पार्ट में एरर है, तो हैज ईटन, तो 8 की जगह पे हैज ईटन आ जाएगा। अब आपको लगेगा कि सर हैज ईटन ना लिख के हम हैज बीन ईटिंग नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूसली चल नहीं रहा है। हम जस्ट ये कहेंगे, देखो हम दोनों तरीके से, हिंदी में भी अगर आप बोल के देखोगे ना तो दोनों तरीके पॉसिबल है। हम ये भी कह सकते हैं कि यार बचपन से इसने अपना खाना तेज खाया है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, और हम ये भी कह सकते हैं कि बचपन से ये अपना खाना तेजी से खा रहा है। बोथ आर पॉसिबल, यानी कि हैज बीन ईटिंग और हैज ईटन दोनों आपके पॉसिबल हैं। अल्टीमेटली डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो हैज ईटन भी आ सकता है और हम चाहें तो हैज बीन ईटिंग भी लगा सकते हैं, बोथ आर फाइन। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपका क्वेश्चन है, सेल हैव यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो। अब सेल आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, ब्रिंग आपकी मेन वर्ब है, अब बीच में हैव आ रखा है। अब कुछ बच्चों को क्या लगेगा कि हैव के हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें, लेकिन नहीं मेरे भाई, जब भी हम कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ एक शब्द आता है, एक से ज़्यादा दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती हैं, तो इसीलिए सेल हैव यू में एरर है और हैव का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। सेल के साथ में ये सब्जेक्ट आ गया, ब्रिंग आपका आ जाएगा, और ब्रिंग वॉट, योर नोटबुक और टुमारो। ठीक है, सो सेल यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो। वैसे सेल यू ना लिख के ना, क्योंकि सेल यू नॉर्मली हम गलत मानते हैं, तो यहाँ पे भी हमें विल यू लिखेंगे ना तो वो ज़्यादा सही रहेगा। वो इसलिए सही रहेगा क्योंकि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब किसी से कुछ कह रहे हैं ना कि भाई आपको ये काम करना है, तो विल यू से कहते हैं, ना कि सेल यू से। सेल यू जनरली हम, मतलब सेल यू नहीं, सेल आई का प्रयोग करते हैं और उसको परमिशन सीख करने के लिए करते हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, और यहाँ पे हम परमिशन नहीं मांग रहे हैं, हम किसी से कुछ करने के लिए कह रहे हैं, तो विल यू लिखना आपका यहाँ पे प्रेफरेबल होना चाहिए। सी पार्ट में एरर है। बाकी एक क्लास मॉडल्स पे भी कराऊंगा, और जिस क्लास में मॉडल्स कराऊंगा उस क्लास में आपको इस वाले पॉइंट को और अच्छे से समझाएंगे कि कहाँ पे विल यू लगाना है, कहाँ पे सेल आई लगाना है, कब सेल के साथ में विल, मतलब सेल के साथ में यू वगैरह आ सकते हैं, और कब सेल के साथ में आई लगाना ही मैंडेटरी होता है। एक ये क्वेश्चन है, इसका भी आंसर करेंगे जल्दी से। इट वॉज पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग इफ वन हैज द ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन टू कीप गोइंग। अब जैसे ही इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो इट वॉज पॉसिबल, क्या पास्ट में पॉसिबल था या प्रेजेंट में भी पॉसिबल है? ठीक है, देख लेते हैं। इट सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, पॉसिबल एडजेक्टिव है। पॉसिबल क्या करना पॉसिबल था, टू अचीव, क्या अचीव करना, एनीथिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया। इफ कंजंक्शन है, वन सब्जेक्ट है, हैज आपकी वर्ब है, जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द ग्रिट, ग्रिट यानी हिम्मत, एंड डिटर्मिनेशन जो लगन है आपकी बेसिकली, और किस चीज के लिए चाहिए, तो टू कीप गोइंग करने के लिए। अब यहाँ पे हैज है यानी कि ये तो प्रेजेंट है, तो कंडीशन किस में है, प्रेजेंट में, और इट वॉज पॉसिबल तो रिजल्ट किसका है, आप कहोगे पास्ट का है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब आपके मन में आएगा, पहला थॉट आपके मन में ये आ सकता है कि क्यों ना वॉज के हिसाब से हम यहाँ पे हैज की जगह पे हैड कर दें। दूसरा थॉट ये आ सकता है कि हैज के हिसाब से यहाँ पे इज कर दें। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ना सिचुएशन इमेजिन करो, अगर आपने वॉज की जगह पे हैड कर दिया तो ये सेंटेंस बन जाता है पास्ट का, या फिर ये अनरियल बन जाता है, या तो अनरियलिटी बनेगी, प्रेजेंट के लिए V2 लगा रहे हैं तो इसका मतलब अनरियलिटी है, और या फिर बनेगा पास्ट का। अनरियलिटी हम इस तरीके से बनाएंगे नहीं, क्योंकि क्या ये अनरियल है? अगर आपके अंदर ग्रिट और डिटर्मिनेशन है तो क्या आप अचीव नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो यार, का मतलब है अनरियलिटी नहीं। दूसरा, क्या सिर्फ पास्ट में ही ऐसा होता था या आज भी होता है? आज भी होता है। अगर आज भी होता है इसका मतलब है कि ये सिचुएशन पास्ट की नहीं है, ये तो
प्रेजेंट की सिचुएशन है, प्रेजेंट की है, तो वॉच की जगह पे आपको इज का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये एक जनरल फैक्ट है, जनरल फैक्ट है, तो प्रेजेंट में लिखा जाएगा। इस वाले पार्ट में एरर डी वाले में। अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 11। अगला आपका क्वेश्चन है, दैट एक्सीडेंट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम एगो बट आई हैव सिवर्ड एट द थॉट ऑफ इट एवर फॉर। जैसे ही आप देखते हो, सबसे पहले जैसे हमारा यूजुअल प्रोसीजर रहता है, हम वैसे ही चलेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, सब कुछ। तो दैट एक्सीडेंट आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। हैपेंड आपका क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, V2 है। V2 है मींस ये पास्ट का एक एक्शन है, ठीक है, समझ गए। सो एक्सीडेंट कब हुआ था, पास्ट में। कब, पास्ट में कब, अ लॉन्ग टाइम एगो। सो एगो आपका क्या होता है, पास्ट का टाइम बताता है। कितना एगो होता है उसके आगे वो टाइम लिख देते हैं, 2 डेज एगो, 3 डेज एगो, इस तरीके से। बट आपका क्या होता है, कंजंक्शन है। अब एक चीज समझने की बात है, बट आपका कंजंक्शन है, यहां से एक और नई क्लॉज शुरू होगी। आई सब्जेक्ट है, हैव आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है शिवर्ड। आप में से कुछ बच्चों को लगे सर आगे पास्ट था, तो ये तो पास्ट में होना चाहिए, लेकिन समझने का प्रयास करना मेरे भाई। एक्सीडेंट यहां पे हुआ था अ लॉन्ग टाइम एगो, लेकिन तब से लेके आज तक मैं इस चीज को देख देख के कांपता रहा हूं, जब से लेके आज तक। तो इसका मतलब है कि पास्ट में एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन कांपता तो आज तक हूं। तो इसका मतलब है कि है प्लस V3 आपका एकदम करेक्ट है। एट प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द थॉट। द थॉट उसका ऑब्जेक्ट हो गया, किस चीज का, तो ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इट, यानी कि जो एक्सीडेंट था वो। और एवर फॉर लिख दिया। अब देखो हमने पॉइंट देखा था, पॉइंट ऑफ टाइम क्या था, जो ये है। अब जो सिंस आपका होता है ना, सिंस आपका 3 मेजर फंक्शन प्ले कर सकता है। पहला, सिंस कैन बी अ प्रेपोजिशन। जब हम कहते हैं कि सिंस चाइल्डहुड, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस जनवरी, सिंस 2010, तो वहां पे सिंस प्रेपोजिशन है। सिंस कैन बी अ कंजंक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम। टाइम के कॉन्टेक्स्ट में सिंस आपका कंजंक्शन भी हो सकता है। मैं कह सकता हूं कि मैं कह सकता हूं आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस आई लेफ्ट मथुरा। तो जब से मथुरा छोड़ा है तब से। तो सिंस के साथ में सब्जेक्ट प्लस में V2 आ जाता है। मैंने आपको बताया भी है कि सिंस वाली जो क्लॉज होती है वो आपकी इस केस में चली जाती है पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। सिंस एक एडवर्ब भी हो सकता है जब सिंस के साथ कुछ नहीं आता है, और जब सिंस एडवर्ब होता है तो उसका रेफरेंस कहीं ना कहीं हमने पहले ही दे दिया होता है। तो जो एक्सीडेंट होने वाली बात है वो हम पहले ही कह चुके हैं। तो यहाँ पे एवर फॉर नहीं, एवर सिंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ टाइम की बात करनी है। हम इसी सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते थे कि आई हैव सिवर्ड एट द थॉट ऑफ इट एवर सिंस दैट एक्सीडेंट हैपेंड, सिर्फ इतना, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते थे। तो सिंस के बाद में भी ये आ सकता था, एवर सिंस यानी तब से लेके अब तक की ये बात कर रहा है। सो फॉर की जगह पे सिंस का यूज किया जाएगा। ऑप्शन मतलब डी पार्ट में एरर, यानी ऑप्शन ए में एरर है आपका। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। आपके मन में एक चीज और आ रही होगी कि सर क्या आई हैव बीन शिवरिंग नहीं लिख सकते हैं। देखो जनरली क्या होता है, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी वो क्वेश्चन आया था मोंटी 8 वाला, ठीक है, फास्ट वाला जो था। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे जो एक्शन है ना वो एकदम रेगुलर नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली वो एक्शन चलता ही जा रहा है। वो एक्शन इस प्रकार का है कि कभी हो रहा है तो कभी वो आपका नहीं हो रहा है। तो ऐसे एक्शंस को परफेक्ट में भी लिख सकते हैं, बेशक उसके साथ सिंस आ रखा हो, ठीक है। जैसे खाना खाने वाला वो रेगुलर खाना नहीं खा रहा है, बट जब खाता है तब फास्ट खाता है। ऐसे ही ये भी व्यक्ति हमेशा नहीं सिवर कर रहा है, ऐसा नहीं कि परमानेंट कहां पे जा रहा है, नहीं, जब उसके मन में वो विचार आता है तब कांपता है। तो ये परफेक्ट टेंस में लिखे जा सकते हैं, सेंस के साथ में ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, द फार्म कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड व्हेन द टाइगर अटैक। जैसे ही देखेंगे सेंटेंस का सब्जेक्ट है द फार्म कैटल, द फार्म कैटल सब्जेक्ट है, आगे वर्ब आ रखी है इज। सबसे पहला इसमें एरर आपको यही दिखाई दे जाएगा, क्योंकि मैं नाउन आपको पढ़ा चुका हूं और मैंने आपको बताया था कि कैटल एक प्लूरल नाउन होता है, ना कि सिंगुलर। तो कैटल अगर प्लूरल नाउन है तो इज तो गलत है। अभी के लिए मैं यहाँ पे आर लिख रहा हूं, ठीक है। तो देख लेते हैं आर। आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो वर्ब की मेन फॉर्म आ जाएगी ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब चरना। कहां पे, तो इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द फील्ड। आगे वैन आपका कंजंक्शन है, द टाइगर आपका सब्जेक्ट है, और अटैक्ड आपका बेसिकली वर्ब है। जैसे अटैक्ड देखा, अटैक्ड यानी कि पास्ट की बात है। अगर अटैक पास्ट में हुआ था तो वो चर कब रही होंगी आपको, पास्ट में। अगर पास्ट में चल रही होंगी तो आर का नहीं किसका प्रयोग किया जाएगा, आप कहोगे सर वर का यूज यहाँ पे करना चाहिए। सो वर ग्रेजिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप कहोगे बी ऑप्शन में एरर है, इसकी जगह पे वर का यूज किया जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन था ये। सैम एंड टीना हैड वंडरिंग व्हाट टू डू दिस वीकेंड। सो सैम एंड टीना आपका बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे हैड प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, पक्की बात है, एरर तो यही है। तो ये आपने आंसर तो मार्क कर दिया।
क्या एरर है? तो वंडर वर्ब का ऑब्जेक्ट है आपका व्हाट, ठीक है। व्हाट टू डू, क्या किया जाए, कब किया जाए? दिस वीकेंड। दिस वीकेंड को देख के लगता है कि ये यानी कि आने वाला वीकेंड। अगर आने वाले वीकेंड की हम बात कर रहे हैं तो ये पास्ट की तो घटना लगी नहीं रही। तो ऐसे केस में हम अगर यहाँ पे आर लगा दें तो सैम एंड टीना आर वंडरिंग, ये वो वंडर कर रहे हैं, इस बात पे लेके आश्चर्यचकित हैं। अब मैं कहूँ कि इस बात को लेके बेसिकली वो मतलब अनडिसाइडेड है कि इस वीकेंड क्या किया जाए। तो अभी भी प्रेजेंट है, दिस वीकेंड यानी कि आने वाला वीकेंड, आने वाला वीकेंड यानी कि आर वंडरिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आर वंडरिंग हैड वंडर्ड की जगह पे हमें लिखना चाहिए, ठीक है। हैड लिखने का तो सेंस ही नहीं है। अब इसमें ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, मेरे को बस इस चीज से दिक्कत भी है भाई, और मेरे को दिक्कत होनी भी चाहिए इस चीज से। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, हैड देखेंगे और हैड देख के कहेंगे अच्छा हैड के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म आएगा। इवन सम टीचर्स, और वहां पे दिक्कत मुझे लगती है। मेरे को लगता है कि यार अल्टीमेटली नॉट जस्ट आपको कि सेंटेंस में एरर कहाँ है ये बताना है, और एरर कहाँ ये देखा कि हेड के बाद V3। अरे यार थोड़ा सा ना उसको बड़े स्कोप पे देखो कि एक्चुअली में करेक्शन क्या होना चाहिए। बिकॉज आज एसएससी ने आसान पूछ लिया है, मान लीजिए एसएससी यहीं पे मार्क कर देती स्लैश, अगर यहाँ पे स्लैश होता तो आप किस मुंह से ये कहते कि हेड के बाद में V3 आएगा, वहां नहीं कह पाते, ठीक है। तो हमें जरूरी है कि देख लेना चाहिए कि कहाँ पे हमें एरर करना है और कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो देख लेंगे एक बार, आगे देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ एन एरर विथ रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अगर रिस्पेक्ट में देखें तो कौन से सेंटेंस में एरर है? तो सी सिंगिंग रोमांटिक सॉन्ग, तो सी सिंगिंग तो नहीं हो सकता, सी इज सिंगिंग, तो ये तो एरर सीधे सीधे ही है यार। सी सिंग्स रोमांटिक सॉन्ग्स, आप कहोगे तो करेक्ट है। सी हैज बीन सिंगिंग रोमांटिक सॉन्ग, ये परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, और ये इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस में गलती थी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सिंपल सेंटेंस है। आगे देखेंगे अगला, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ एन एरर इन द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज में क्या एरर है ये बताना है। तो वी ब्रश आर टीथ, तो वी के साथ में आपका प्लूरल सब्जेक्ट आ गया ब्रश, कोई दिक्कत? आप कहोगे बिल्कुल सॉरी, प्लूरल सब्जेक्ट है वी, उसके साथ में प्लूरल वर्ब आ गई, ब्रश एकदम सही है। आवर टीथ ऑब्जेक्ट है, डेली आपका रेगुलर एक्शन का कारण। ही गो नहीं ही गोज होगा, तो सिंपल सेंटेंस है। फिर भी ये सेंटेंस मैंने क्यों डाले, इसलिए डाले क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस प्रकार का पैटर्न आजकल पूछा जा रहा है एग्जाम में। सी वॉक्स एकदम करेक्ट है, यू डू एकदम करेक्ट है, ठीक है। बाकी तो बी ऑप्शन एरर है। आगे देखेंगे, विराट कोहली हैज बीन हिटिंग 80+ सेंचुरीज सिंस ही स्टार्टेड प्लेइंग फॉर इंडिया। जैसे देखोगे विराट कोहली सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, हैज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बीन हिटिंग आपका क्या है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, हिटिंग आपका मेन वर्ब है। हिटिंग क्या, 80+ सेंचुरीज। अब 80+ सेंचुरीज तो अपने आप में क्या है, एक नंबर है जो कि ऑब्जेक्ट है। अगर ये नंबर है तो ये तो रिजल्ट के तरीके से काम करेगा, और अगर हमें रिजल्ट दे रखा होता है तो परफेक्ट टेंस लगाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आप कहोगे सर परफेक्ट टेंस लगाते हैं ना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो विराट कोहली हैज हिट लिखेंगे ना कि हैज बीन हिटिंग। तो हैज हिट 80+ सेंचुरीज, सिंस आपका क्या आ गया, कंजंक्शन आ गया, ही सब्जेक्ट है, स्टार्टेड आपका वर्ब है, प्लेइंग आपका मतलब स्टार्टेड वर्ब है, प्लेइंग आपका जीरन है यहाँ पे, स्टार्ट डूइंग समथिंग, और प्लेइंग किसके लिए, तो फॉर इंडिया, फॉर पर बता रहा है प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट है इंडिया। यानी कि बाकी सब पार्ट चाहिए, बी पार्ट में आपका एरर है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। सिंस के साथ देखो पास्ट इंडेफिनिट आ रखा है पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, यहाँ पे हैज बीन हिटिंग ना लिख के हैज हिट लिखा है, बिकॉज यहाँ पे नंबर मेंशन है। आगे देखेंगे, एवरीबडी इज वेटिंग टू सी वेदर द न्यू लीडरशिप हैज इफेक्ट सम चेंजेस इन द लीडरशिप। ये एक्चुअली में पता है क्या है, सम चेंजेस इन द पार्टी लिख लेना, ये लीडरशिप गलती से लिख गया है, सम चेंजेस इन द पार्टी, है ना। ये एक्चुअली में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने जस्ट इसमें जो स्लैश मार्क कर रखे हैं ना, तो उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, अलग जगह पे कर दिया है। सो एवरीबडी क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज आपका क्या है, वर्ब है, वेटिंग आपका क्या है, मतलब मेन वर्ब है, एवरीबडी इज वेटिंग, हर कोई वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, किस चीज के लिए वेट कर रहा है, टू सी देखने के लिए, क्या देखने के लिए, वेदर, कि क्या द न्यू लीडरशिप, जो नई लीडरशिप आई है, हैज इफेक्ट सम चेंजेस इन द पार्टी। अब देखो यहाँ पे ज्यादातर लोगों को क्या लगेगा कि हैज वर्ब है, इसके बाद में इफेक्ट नहीं अफेक्टेड आना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, टैग इसलिए नहीं डाला क्योंकि इसका बस स्लैश बदल दिया है। जब एग्जाम में ये आया था तो जो स्लैश है वो यहाँ पे था, जिससे कि हैज और इफेक्ट एक ही पार्ट में आ गया। एसएससी ने इस पार्ट में सी में एरर दे दिया। अब सब लोगों ने ज्यादातर जगह पे क्या लिखा मिलेगा आपको, हैज के हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म अफेक्टेड का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इफेक्ट तो नाउन है। लेकिन ना थोड़ा सोचने की बात है, अगर हमने हैज प्लस V3 लिखा, मेरे भाई समझना सबसे पहले तो ये तो परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, तो परफेक्ट टेंस और सिंपल टेंस होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर हम बात कर रहे हैं ये टाइमलाइन है और ये प्रेजेंट है,
तो अगर प्रेजेंट का परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे ना तो वो इस टाइम के एक्शन को दिखाएगा, पीछे का। इसीलिए सिंस फॉर अगर आ जाता है तो परफेक्ट टेंस लगाना जरूरी है, क्योंकि वो पीछे का पीरियड या फिर पॉइंट ऑफ टाइम होता है। इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस टेंस जब हम लगाते हैं ना तो वो आगे के एक्शन को दिखाते हैं, नॉर्मली कहाँ के को, जो आगे होने वाली चीजें। इसीलिए आपने देखा होगा कि फ्यूचर को दिखाने के लिए अक्सर करके हम प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस यूज कर लेते हैं। आपने देखा ही होगा, शेड्यूल्ड एक्शन हो या आपका पर्सनल अरेंजमेंट हो, आई एम मीटिंग राधिका टुमारो, है ना, कि वी आर गोइंग देयर नेक्स्ट वीक, हम अगले वीक वहां जाएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस आपने मतलब क्वाइट फ्रीक्वेंटली सुने होंगे। तो ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि इंडेफिनिट और सिंपल टेंस मतलब जो आगे के एक्शंस होते हैं उनको दिखाते हैं, और परफेक्ट कंटीन्यूअस पीछे वालों को दिखाते हैं। अब एवरीबडी इज वेटिंग टू सी, सभी देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। भाई नई लीडरशिप कुछ बदलाव लेके आएगी या नहीं आएगी, यही तो इंतजार करेंगे। सो बदलाव प्रेजेंट में होगा कि फ्यूचर में होगा? आप कहोगे बदलाव तो आगे होना है। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो इफेक्ट है ना, ये आप सबको पता है कि नाउन है, अफेक्ट आपकी वर्ब होती है, ठीक है। सो जब हम अफेक्ट की बात करते हैं तो इट्स अ वर्ब, और अफेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को प्रभावित करना। इफेक्ट सामान्यतः आप जानते हैं कि नाउन है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का प्रभाव, लेकिन इफेक्ट कैन ऑल्सो बी अ वर्ब। इफेक्ट आपकी एक वर्ब भी हो सकती है, एंड इफेक्ट जब वर्ब होती है तो इफेक्ट का मीनिंग पता है सर क्या होता है? इफेक्ट का मीनिंग होता है टू ब्रिंग अबाउट, टू ब्रिंग अबाउट या टू कॉज टू हैपन, किसी चीज को मतलब कॉज करना यहाँ पे यही तो कहना चाह रहे हैं, खास करके चेंजेस के लिए। इफेक्ट सम चेंजेस, तो इफेक्ट आपकी वर्ब है जो कि चेंजेस को दिखाने के लिए करते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इफेक्ट वर्ब में दिक्कत नहीं है। सब ये देखना चाहते हैं कि नई लीडरशिप कुछ चेंज करेगी या नहीं करेगी। तो अगर मैं हैज की जगह पे सिर्फ विल लिख दूं तो एवरीबडी इज वेटिंग टू सी वेदर द न्यू लीडरशिप विल इफेक्ट सम चेंजेस, क्या कुछ बदलाव लाएगी या नहीं लाएगी पार्टी में। तो आप कहोगे सेंटेंस सही हो जाएगा, तो बी पार्ट में एरर होगा। तो इसका सही आंसर हैज अफेक्टेड नहीं था। हैज अफेक्टेड अगर किसी ने लिख रखा है तो समझ जाना कि वो गलत लिख रखा है और वो लापरवाही का नतीजा है, ठीक है। सो हैज अफेक्टेड इज क्लियरली गलत, ठीक है, क्लियरली रॉन्ग। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? तो आप पाओगे सर कि हैज अफेक्टेड तो गलत है, तो हमें यहाँ पे विल इफेक्ट लिख देना चाहिए। नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट जो कि हमें यहाँ पे समझ लेना चाहिए। पॉइंट ये है मेरे भाई कि आप में से कुछ लोग ऐसा ओपिनियन रख सकते हैं कि सर अगर हम हैज इफेक्टेड ही लिख देते, अफेक्टेड ना लिख के, कि सब ये देखना चाहते हैं कि नई लीडरशिप कोई बदलाव लाई है या नहीं लाई है। एक बार बताओ मेरे भाई, सब ये देखना के लिए इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो बदलाव अगर आ चुका है तो देख लो ना, इंतजार काहे कर रहे हो? यानी कि द चेंज हैज, जो भी चेंज आपका होना है, जो चेंज है हैज नॉट टेकन प्लेस, ठीक है, वो हुआ नहीं है। नई लीडरशिप अभी आई है, और नई लीडरशिप क्या चेंज करेगी, एवरीबडी इज वेटिंग टू सी दैट। इसका मतलब है कि या तो हम ये कह सकते हैं कि हमें फ्यूचर में ही चेंजेस होने हैं, अगर फ्यूचर में चेंजेस होने तो विल इफेक्ट आपका करेक्ट आंसर होगा, ना कि हैज अफेक्टेड। अब अगेन एसएससी बेचारा बहुत लीनियंट है आप लोगों के लिए, इसीलिए इस चीज को और इस चीज को वो एक ही पार्ट में देता है। मैं थोड़ा लीनियंट नहीं हूं उतना, मैंने अलग अलग पार्ट में दे दी, जिससे कि मैं आपकी जो रेंज ऑफ नॉलेज है, जो आपका सोचने का तरीका है ना, उसको थोड़ा सा मोल्ड कर पाऊं। इस उम्मीद से मैंने इस पर्पस से मैंने इसको इस तरीके से मोल्ड किया। ये आपका मोल्ड नहीं किया हुआ है, इसको देख लेंगे। सेलेक्ट द सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, बस समझाने के लिए कि कुड फ्यूचर नहीं होता है, शुड फ्यूचर नहीं होता है, हैव बीन फ्यूचर नहीं होता है, तो विल वाला ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। So, do you want to join us for lunch? I am sorry, my physics class will start at 1 p.m. and does not finish till 3 p.m. Now, one more brilliant question, ठीक है। लेकिन हालांकि एसएससी को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे ब्रिलियंट क्वेश्चन ना, ये थोड़ा सा सब्जेक्ट टू मतलब पर्सपेक्टिव हो जाते हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं, उस नजरिए से इसका आंसर आ सकता है। नाउ डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, वांट आपकी मेन वर्ब। डू यू वांट, क्या आप चाहते हैं? डू यू वांट व्हाट, व्हाट का जो वांट है इसका रिप्लाई हो जाएगा टू ज्वाइन, तो 2 + V1 इंफिनिटिव वांट वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ज्वाइन हुम, तो हुम का ऑब्जेक्ट आ जाएगा अस। ज्वाइन अस वाई, क्यों, पर्पस क्या है, फॉर प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा लंच। हमने किसी से पूछा डू यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर लंच, क्या आप हमें लंच के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं? हमने से रिप्लाई क्या है, आई एम सॉरी, मैं मतलब मुझे माफ कीजिए, सॉरी, माई फिजिक्स क्लास। सो माई फिजिक्स क्लास सब्जेक्ट है,
विल स्टार्ट, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्ट आपकी मेन वर्ब है, एट 1 PM। 1 PM पे स्टार्ट होगी, एंड कंजंक्शन आ गया। डज नॉट फिनिश टिल 3 PM, और 3 बजे तक खत्म नहीं होगी। नाउ द पॉइंट इज, एंड के एक साइड हमने फ्यूचर का टेंस लगाया है और एंड के दूसरी साइड हमने प्रेजेंट का टेंस लगाया है। एक तरफ तो कह रहे हैं विल स्टार्ट और एक तरफ कह रहे हैं डज नॉट फिनिश। ऐसे सेंटेंस में या तो हमें यह कहना चाहिए था कि माई फिजिक्स क्लास स्टार्ट्स एट 1 PM, कि फिजिक्स क्लास 3 बजे मतलब 1 बजे शुरू होती है और 3 बजे से पहले खत्म नहीं होती है। और अगर हमें इसको सिंपल फ्यूचर में रखना था तो माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड विल नॉट फिनिश टिल 3 PM, या फिर ऐसे लिखना चाहिए था। यानी कि आप चाहें तो देखो, मैं आपसे बता रहा हूं, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप चाहें तो डज नॉट की जगह पे विल नॉट लगा दो या वॉन्ट लगा दो, बात एक ही होती है, ठीक है। कंबाइन करके लगाना तो वॉन्ट लगा दो, तो वॉन्ट के साथ में भी सेंटेंस सही हो जाएगा। और अगर आप विल स्टार्ट की जगह पे स्टार्ट्स लिख दोगे तो भी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी कि देयर आर 2 पॉसिबल आंसर्स। ऑप्शन इसमें भी आपका आंसर हो सकता है और ऑप्शन इसमें भी आपका आंसर हो सकता है। नाउ सम पीपल प्ले इट स्मार्ट, और वो क्या करेंगे कि डू की जगह पर डज लिख देंगे अपने बुक में, नोटबुक में, टेस्ट सीरीज में, जहां भी लिखेंगे। और फिर तो आपको, क्योंकि डज तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि क्लास तो सिंगुलर है, सॉरी डू तो गलत ही हो जाएगा, डज की जगह पे डू लिख देंगे तो डू गलत हो जाएगा, तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि यहीं पे एरर करना पड़े। बट एसएससी का जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वहां पे डज है। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ कि दोनों पॉसिबल है, यहाँ विल की जगह पे करेक्शन भी पॉसिबल है और डज की जगह पे भी। लेकिन फिर भी अगर आपको एक जगह करेक्शन करना हो ना, मैं तो कहूंगा कि एसएससी को ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए जहाँ पे 2 जगह एरर पॉसिबल हो। लेकिन फिर भी अगर आपको एक ही जगह एरर करना हो ना, सो बिकॉज जो ये जो क्लास वगैरह होती है ना, ये चीजें शेड्यूल्ड होती हैं, और शेड्यूल्ड चीजों के लिए हम प्रेजेंट पर इंडेफिनिट टेंस को प्रेफर कर देते हैं। जैसे किसी ने कहा कि यार लंच पे ज्वाइन करोगे हमें, मैंने कहा यार नहीं नहीं यार, मेरी तो 1 बजे क्लास होती है। मेरी 1 बजे क्लास होगी, क्या आई एम एक्सप्रेसिंग माई इंटेंशन और समथिंग? नहीं, ये मतलब एक शेड्यूल है, और शेड्यूल जो होते हैं ना, जनरली दे आर एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उनको एक्सप्रेस करना प्रेफर करते हैं तो विल स्टार्ट की जगह पे स्टार्ट्स लिखना आपका प्रेफरेबल होगा। सो द आंसर इज इन दिस, मतलब द एरर इज इन दिस पार्ट, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था जो कि एसएससी ने पूछा। आगे देखेंगे, डेस्पाइट द सेटबैक्स एंड ऑब्स्टेकल्स वी फेस्ड, आवर टीम रैलीड टुगेदर एंड अचीव्ड आवर गोल्स व्हिच टीच अस द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन। एसएससी एमटीएस 4/9/2023। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए ना तो आप कुछ सीखने को मिलेगा। डेस्पाइट आपका प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द सेटबैक्स, ठीक है, डेस्पाइट द सेटबैक्स एंड ऑब्स्टेकल्स, तो सेटबैक्स भी थे, ऑब्स्टेकल्स का मतलब बाधाएं भी थी। वी फेस्ड, कौन से ऑब्स्टेकल्स? ऑब्स्टेकल्स दैट वी फेस्ड, तो दैट आपका बेसिकली यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, वी सब्जेक्ट है और फेस्ड आपकी वर्ब है। आवर टीम मेन क्लॉज का सब्जेक्ट है। रैलीड टुगेदर, रैलीड टुगेदर करने का मतलब है एक साथ लड़के, ठीक है, रैलीड टुगेदर। एंड कंजंक्शन है, अचीव्ड आपकी वर्ब है, एक और वर्ब है एंड से जोड़ रखा है। अचीव्ड व्हाट? तो आवर गोल्स आपका ऑब्जेक्ट है। हमारी टीम एक साथ जुट के लड़ी और अपना गोल अचीव किया। विच टीचर्स, अब देखो विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, आगे कॉमा रखा है, क्या चीज हमें सिखाती है। विच के लिए एंटीसीडेंट क्या है? क्या गोल्स आपका एंटीसीडेंट है? गोल्स हमें सिखा रहे हैं कुछ? क्या अचीव हमें कुछ सिखा रहा है? या फिर ये जो पूरी बात है कि भाई सेटबैक्स हुए, ऑब्स्टेकल्स थे, उसके बाद में हम एक साथ लड़े और हमने अपने गोल्स को अचीव किया, ये बात हमें कुछ सिखाती है। आप कहोगे पूरी की पूरी बात, तो इस जो इसका एंटीसीडेंट है ना, वो पूरी की पूरी क्लॉज है, यहां से लेके और यहां तक पूरा का पूरा इसका एंटीसीडेंट है। अगर इसका एंटीसीडेंट एक क्लॉज है तो इसका मतलब है ये तो सिंगुलर फॉर्म में क्लॉज, तो अगर क्लॉज एक है इसका मतलब है कि आपकी वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। सो विच टीच नहीं, हमें यहाँ पे एक्चुअली में क्या लिखना चाहिए? विच टीचेस, क्योंकि वी नीड अ सिंगुलर वर्ब। सो विच टीचेस, टीचेस हुम? अस, अस आपका आ गया ऑब्जेक्ट। अस व्हाट, क्या सिखाता है हमें? सो द इंपॉर्टेंस, और किस चीज की इंपॉर्टेंस? ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है टीम वर्क, रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। एक पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि कुछ बच्चे क्या कहेंगे, लेट्स प्ले इट सेफ, ठीक है, सेफ खेलते हैं सर, और टीच की जगह पर टॉट लगा देते हैं, तो क्या ये गलत है? मैं कहूंगा नॉट, गलत नहीं है। लेकिन एक बात बताना आप मेरे भाई, हमारे, क्योंकि ना बच्चों का पॉइंट क्या होगा मैं समझा देता हूँ आपको। आप देखोगे यहाँ पे फेस्ड है यानी कि पास्ट है,
आप देखोगे कि यहाँ पे रैलीड है यानी कि पास्ट है, आप देखो यहाँ पे अचीव्ड है यानी कि पास्ट है, तो यहाँ पे भी तो टीच नहीं टॉट आएगा, पास्ट आना चाहिए। ऐसा आपको बहुत जगह एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बट लेट मी मतलब एक्सप्लेन, एक बार मैं आपको समझाता हूँ। हमने कहा कि हमने सेटबैक झेले, पास्ट में झेले, सही बात है। हमने कहा कि हम एक साथ लड़े, पास्ट में लड़े, सही बात है, आई एग्री। हमने कहा कि हमने गोल अचीव किया, पास्ट में किया, सही बात है। लेकिन क्या पास्ट में ही इस चीज ने हमें कुछ सिखाया था या ये आज भी हमें कुछ सिखाती है? आप खुद से बताओ, क्या सिर्फ पास्ट के लिए ये चीज रेलेवेंट थी या ये आज भी हमें ये सिखाता है? भाई जो चीज हमने पास्ट में करी है हम उनसे सीखते हैं, वी लर्न थिंग्स, वी स्टिल लर्न। मैंने अपने पढ़ाई के टाइम पे जितनी स्ट्रगल करी, जितने चैलेंजेस मैंने फेस करे, मैं उनसे आज भी सीखता हूं, उनको इमेजिन कर करके मैं देखता हूं। मैं आज ना जब मैं फंस रहा होता हूं, जहां पे भी मुझे लगता है मोटिवेशन की कमी है, क्या बीइंग अ टीचर क्या मैं मोटिवेट नहीं, मतलब डिस्पाइट बीइंग अ टीचर क्या मैं मोटिवेट मतलब डिमोटिवेटेड फील नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं, होता है ऐसा मेरे साथ में कि टीचर होने के बावजूद मैं डिमोटिवेटेड फील कर लूंगा कभी। ऐसे केस पे मैं अपने पास्ट में जाके एक बार देखता हूं कि मैं किस तरीके से खुद को मोटिवेटेड रखता था, किस तरीके से जब सिचुएशंस ऐसी थी जहां पे मेरे पास में कुछ नहीं था, कोई रिसोर्सेज नहीं थे, मैंने किस तरीके से खुद को मोटिवेटेड भी रखा, अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करा और वो सब कुछ अचीव किया जो मैं चाहता था। तो आज भी तो मैं उस चीज से मोटिवेशन लेता हूं। सो माई पास्ट स्टिल मोटिवेट्स मी। इफ पास्ट कैन मोटिवेट यू एंड द प्रेजेंट, तो क्या पास्ट की चीजें प्रेजेंट में आपको कुछ सिखा नहीं सकती हैं? यस दे कैन यार। इसका मतलब है कि ये जो चीज है ना, ये जो हमें टीम वर्क की वैल्यू है, रेजिलियंस की वैल्यू है, ये क्या सिर्फ आज ही सिखा रहे हैं हमें? नहीं, मतलब क्या सिर्फ पास्ट में सिखाते थे? नहीं, आज भी। इसका मतलब है कि बेटर ऑप्शन, अगर बेस्ट ऑप्शन की कहेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि टीचर्स लिखो दो भाई, तो टीचर्स इज द बेस्ट ऑप्शन। बाकी अगर आप टॉट लिख दोगे ना तो वो करेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन मैं तो कहूंगा कि बड़ा वेग सा हो जाएगा। इसका मतलब है सिर्फ पास्ट में हमने ये चीज सीखी थी, प्रेजेंट में नहीं। तो आई विल से टीचर्स इज द बेस्ट ऑप्शन। यही फर्क है आपको ऑथेंटिक चीजें पढ़ने में और कहीं से भी पढ़ने में। ज्यादातर लोग ना यहाँ पे टॉट बता के निकल जाएंगे, उस जो सेंटेंस का ना डीप जो मीनिंग है ना उस पर विचार नहीं करेंगे लोग, ज्यादातर जगह पे ऐसा होगा। और ये चीजें ना मैं बार बार इसीलिए इंफेसाइज कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग कभी भी इधर उधर से कुछ गलत पढ़ो, ठीक है। नाउ आफ्टर आपका कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट है, कंप्लीट माई ट्रेनिंग। सो आफ्टर कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट है, कंप्लीट आपकी V1 है। कंप्लीट व्हाट? माई ट्रेनिंग, मैं अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम। आई सब्जेक्ट है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हैव आपकी मेन वर्ब है। आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग, आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग व्हाट? तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ अ टीम ऑफ साइंस एस्ट्रोनॉट्स एंड प्रिपेयरिंग, और प्रिपेयर कर रहा हूँ क्या? टू इम्बार्क, इम्बार्क करना है, स्टार्ट करना है, इम्बार्क ऑन अ मिशन टू मार्स। तो यानी कि जब मैं अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करूंगा मैं ज्वाइन कर रहा हूँ एक टीम को। क्या यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है जिसके लिए परफेक्ट टेंस आना चाहिए? मैंने आपको बार बार एक चीज कही है कि प्रेजेंट का परफेक्ट कैन बी यूज्ड नॉर्मली, बट व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इन दैट केस हमें दो एक्शन चाहिए। पहला, जहां पे एक काम होगा और उससे पहले कुछ हो चुका होगा, तो हम कहेंगे ना कि ये भाई फ्यूचर परफेक्ट में आना चाहिए। लाइक ऐसे समझना, जैसे मैंने लिखा कि जैसे मैंने लिखा व्हेन आई कंप्लीट दिस बुक, राधिका will have been waiting for me for 2 hours। जब मैं इस बुक को कंप्लीट करूंगा तो राधिका मेरे लिए 2 घंटे इंतजार कर चुकी होगी। बात को समझने का प्रयास करना, ये टाइमलाइन है, ये प्रेजेंट है। मान लीजिए देखो, जब भी वैन आ जाए, आफ्टर आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भी कंजंक्शन ऑफ टाइम आ जाए, तो ऐसे केस में कंजंक्शन ऑफ टाइम में अगर प्रेजेंट का टेंस है, मतलब कंजंक्शन ऑफ टाइम है यानी कि टाइम की क्लॉज बना रहा है, और अगर उस टाइम की क्लॉज में प्रेजेंट का टेंस आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली फ्यूचर को रेफर करता है। इसीलिए आपने सुना होगा वैन के साथ, इफ के साथ में, आफ्टर के साथ, बिफोर के साथ, इन सब के साथ सेल विल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि टाइम की क्लॉज हो, कंडीशन की क्लॉज हो, पर्पज को दिखाने वाली क्लॉज हो, इन सब में पर्पज को दिखाने वाली सो दैट हो गया, ठीक है। तो इन सब के साथ में आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी सेल विल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो
तो टाइम को दिखाने वाली क्लॉज है, तो सेल विल का प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर को दिखाती है। प्रेजेंट के लिए हमें टाइम क्लॉज नहीं चाहिए भाई। अगर टाइम क्लॉज है इसका मतलब है कोई टाइम है। टाइम अगर गिवन है तो टाइम या तो पास्ट का गिवन होगा, व्हेन आई कंप्लीटेड समथिंग, तो पास्ट की बात है। और व्हेन आई कंप्लीट समथिंग, जब मैं कंप्लीट करूंगा, यानी फ्यूचर की बात है। तो ये फ्यूचर की बात है। तो मान लेता हूं कि मैं इस पॉइंट पर कंप्लीट करूंगा अपनी बुक को, तो राधिका को वेट करते हुए तब तक 2 घंटे हो जाएंगे। तो 2 घंटे कौन से हैं? आप कहोगे इस फ्यूचर से पहले के 2 घंटे, तो राधिका इसी जगह पे तो वेट कर रही होगी। फ्यूचर से पीछे आ रहे हैं, सो राधिका विल हैव बीन वेटिंग। आप कहोगे परफेक्ट कंटीन्यूअस सही है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं एक बार मेरे भाई। ये आ गया, ये टाइम क्लॉज है, सही बात है मेरे भाई, टाइम क्लॉज है। यहां पे आफ्टर आई कंप्लीट माई ट्रेनिंग, मैंने ट्रेनिंग यहां पे कंप्लीट करी, तो ये जो टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स है इसको मैं पहले ही ज्वाइन कर चुका हूं या बाद में? आप आफ्टर को देख के ही कह दोगे कि सर पहले ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में ज्वाइन करोगे। बाद में तो ये तो फर्दर फ्यूचर है, फर्दर फ्यूचर है, इसका मतलब है या तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस आएगा या परफेक्ट। अगर हम इस पॉइंट को मेन पॉइंट मान रहे हैं तो समझना, अगर इससे पहले कुछ भी करना होगा तो वहां पे परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अगर इससे आगे की कोई भी बात कहनी होगी तो वहां पे आपका या तो कॉन्टिन्यूस या इंडेफिनिट। तो आप आसानी से कह सकते हो क्योंकि सर यहां से आगे की बात कहनी है, इसीलिए कॉन्टिन्यूस टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी या इंडेफिनिट का यूज करेंगे। तो आई विल ज्वाइन लिख सकते हो या तो, लेकिन जैसे ही आप आई विल ज्वाइन लिखोगे, मान लेते हैं कि आपने आई विल ज्वाइन लिख दिया, ठीक है, तो जैसे ही आप लिखोगे ना आई विल ज्वाइन, समझना बी हैव बीन ज्वाइनिंग की जगह पे आई विल ज्वाइन लिख दिया, तो इसका मतलब है कि ये जो एंड है इसके पहले V1 है तो इसके बाद में V1 आनी चाहिए। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे कि यहां पे भी एरर कर दिया आपने और यहां पे भी, 2 पार्ट में एरर तो नहीं कर सकते, तो विल ज्वाइन से काम नहीं चलेगा, यानी कि हमें चाहिए कॉन्टिन्यूस फॉर्म ही। अगर कॉन्टिन्यूस फॉर्म चाहिए ना तो आई विल बी ज्वाइनिंग, आई विल बी ज्वाइनिंग, मैं ज्वाइन कर रहा हूंगा क्या, अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, एक टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, एंड विल बी प्रिपेयरिंग। विल बी यहाँ पे क्योंकि कॉमन है तो हिडन है तो उसकी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप पाओगे कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस लिखा जाएगा, ना कि आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो विल हैव बीन ज्वाइनिंग की जगह पे विल बी ज्वाइनिंग आपको करेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो आई विल बी ज्वाइनिंग, समझ गए मेरे भाई। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कहता है कि दे हैव ड्रिवन थ्रू द डार्क, मतलब एज दे ड्रिवन थ्रू द डार्क। एज कंजंक्शन है, दे सब्जेक्ट है, एरर तो यहीं पे, क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में V3 आप कभी यूज नहीं करते हो। V3 सिर्फ तब यूज करते हैं जब हमें पार्टिसिपल की जरूरत होती है और इस सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी देनी होती है। तो एज तो कंजंक्शन है, कंजंक्शन के तुरंत बाद में सब्जेक्ट और वर्ब आएंगे, अगर वर्ब चाहिए तो पार्टिसिपल नहीं आएगा, तो इसका मतलब है एरर तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो एज दे ड्रिवन, और किससे, थ्रू द डार्क, ट्विस्टिंग लेन डाउन विच दे हैड वॉक्ड अर्लियर। तो देखो ना, एक्चुअली में इसका सेंटेंस का ना मीनिंग समझना थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा होगा, मैं समझाता हूँ कैसे है। तो पहले तो यहाँ पे एरर ये है कि एज दे वर ड्राइविंग हमें लिख देना चाहिए, जब वो ड्राइव कर रहे थे, एज दे वर ड्राइविंग। और वैसे अगर सिंपल एज दे ड्रोव भी लिख देंगे ना, एज के साथ इंडेफिनिट भी चल जाता है। एज दे ड्रोव थ्रू द डार्क ट्विस्टिंग लेन डाउन, एक्चुअली में आपका ये कहना ये चाह रहा है, सेंटेंस को अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। एज दे ड्रोव डाउन थ्रू द डार्क, डार्क भी थी और कैसी थी, ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग यानी कि घूमने वाली, जो घूमती है, लेन, ठीक है, विच जिसको के, दे हैड वॉक्ड अर्लियर, जिसको कि वो पहले भी वॉक कर चुके थे, तो विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके आगे दे हैड वॉक्ड अर्लियर, यानी कि अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं यहां पे, तो इस जगह पे जब वो निकल रहे थे वहां से, तो इसको उन्होंने अर्लियर यानी इससे पहले कभी वॉक किया है, अगर पहले वॉक किया तो ये यहां पे लिखा जाएगा, ठीक है। सो इसको इस तरीके से लिखेंगे, सो एज दे ड्रोव डाउन द डार्क, एज दे ड्रोव डाउन थ्रू द डार्क, थ्रू द डार्क ट्विस्टिंग लेन विच दे हैड वॉक्ड अर्लियर। तो इनको लिखना ऐसे चाहिए था, लेकिन इन्होंने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बना दिया है, ठीक है। या फिर इस डाउन को ना इनको यहां ना लिख के यहां लिखना चाहिए था, विच दे हैड वॉक्ड डाउन अर्लियर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे डाउन इन्होंने बड़े गलत तरीके से यूज कर रखा है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि एरर तो आपका इसी पार्ट में। तो एक्चुअली में एरर कहाँ पे, वहीं पे। तो एज कंजंक्शन है, दे सब्जेक्ट है, ड्रोव आपकी वर्ब है, डाउन उसके लिए एडवर्ब था, थ्रू प्रीपोजिशन था, द डार्क ट्विस्टिंग लेन उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसके आगे दे सब्जेक्ट है, हेड आपकी वर्ब है, वॉक्ड आपकी मेन वर्ब है, अर्लियर आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, लसियस
आपका सब्जेक्ट है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, उन लोगों में से जितने वो लोग थे उनमें से किसी एक का नाम लिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो लसियस हर्ड आपकी वर्ब है, द विस्लिंग ऑफ द नाइट एयर इन हिज ईयर। सो जो विस्लिंग यानी कि जो विसल बजने की बात है उसकी बात कर रहे हैं, और किसकी, नाइट एयर की, उसने अपने कानों में आवाज सुनी। तो ड्रोव आ जाएगा, या फिर वॉज ड्राइविंग, मतलब दे वर ड्राइविंग भी लिख सकते हैं, एज दे वर ड्राइविंग डाउन, ठीक है। सो ड्रोव डाउन या ड्राइविंग डाउन दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे क्योंकि ये ना, आप अगर ध्यान से देखोगे, विस्लिंग साउंड को सुनना बेसिकली क्या था, आपका एक इंटरप्टिंग एक्शन था, और जो बैकग्राउंड एक्शन था वो ये था कि वो ड्राइव कर रहे थे। सो दे वर ड्राइविंग आपका ना प्रेफरेबल रहेगा यहाँ पे। हालांकि मैं फिर कहूंगा, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, ठीक है, कि ना मतलब थोड़ी देर पहले नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले मैं कोई दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें बताया था, ठीक है। आज ही आपको मिलेगी शाम को, द पंडित्स का जो मॉक होगा ना, उसमें मैंने डिस्कस किया था ये वाला कॉन्सेप्ट, टेंस वाला, कि कई बार हम वैन के साथ और इनके साथ इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, तीनों तरीके के टेंस यूज कर लेते हैं। लेट मी एक्सप्लेन कैसे। मैं आपका ये भी कह सकता हूँ कि वैन, मतलब इट वॉज रेनिंग वैन राधिका केम, जब राधिका आई तो बारिश हो रही थी, सिंपल है, बैकग्राउंड में बारिश हो रही थी। इट हैड रेन्ड अ लॉट व्हेन राधिका केम, जब राधिका आई तो बहुत बारिश हो चुकी थी, तो परफेक्ट भी आ सकता है व्हेन के साथ मेन क्लॉज में। इट रेन्ड व्हेन राधिका केम, जब राधिका आई तो बारिश हुई, यानी कि जब राधिका आ गई थी तब बारिश हुई। तो समटाइम्स हम इंडेफिनिट भी लिख लेते हैं, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि आई कुक्ड फूड व्हेन राधिका केम, जब राधिका आई तो मैंने खाना पकाया। मैं कहना चाह रहा हूं कि मैंने खाना इसलिए पकाया क्योंकि राधिका आई, ठीक है। आई वॉज कुकिंग फूड व्हेन राधिका केम, जब राधिका आई तो मैं खाना पका रहा था उस टाइम पे। आई हैड कुक्ड फूड व्हेन राधिका केम, मैं खाना पका चुका था जब राधिका आई, यानी कि सब तरीके से कहा जा सकता है, ठीक है। एज वी वॉकड थ्रू, ऐसे भी कह सकते हैं, और एज वी वर वॉकिंग थ्रू। लेकिन क्योंकि वॉक करना, ड्राइव करना, ये थोड़े से लॉन्गर एक्शन होते हैं, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस को प्रेफरेबल मानते हैं। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे वर ड्राइविंग, आपका वर ड्राइव नहीं, वर ड्राइविंग। देखो क्या होता है ना, सुबह से क्लास लेते लेते हालत खराब हो गई है, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि लिखने में कुछ ऐसा हो जाए, और वीडियोज़ को रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी है। वीडियोज़ मॉर्निंग में जानी है। अभी आप अगर टाइम देख पा रहे हो ना, तो 23:11 हो रही हैं। दोपहर में थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर पाया था, फिर मैराथन लेनी थी यूट्यूब पे, बीच में बंद कर दी 10 क्वेश्चन के बाद ही, फिर अब दोबारा से शुरू करा है। अभी यानी कि 11, 11:15 बच्चों के, अभी घर जाने का कोई सेंस ही नहीं है। पहले वीडियो पूरी होगी, उसके बाद घर जाने का सोचूंगा मैं। वीडियो पूरी होगी, 2-3 पार्ट में रिकॉर्ड हुई है, उसको मर्ज करवाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। आ जाओ भाई, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेता हूँ। बाई द टाइम आई टर्न 30, अब बाई द टाइम के साथ में कभी भी जब भी V1 आता है तो ध्यान रख लेना है, बाई द टाइम के साथ अगर V1 है तो जो मेन क्लॉज है वहां पे आपका बेसिकली कौन सा टेंस आएगा, तो वहां पे आपका फ्यूचर का परफेक्ट टेंस आएगा मेन क्लॉज में। अगर बाई द टाइम के साथ V2 आता है तो ऐसे केस में आपका मेन क्लॉज में पास्ट का परफेक्ट टेंस आएगा। तो बाई द टाइम आ गया, यहाँ पे प्रेजेंट का टेंस आ गया। आई वुड हैड विजिटेड नहीं होना चाहिए, आई विल हैव विजिटेड एवरी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, विजिटेड मेन वर्ब है, एवरी कॉन्टिनेंट आपका बेसिकली उसका ऑब्जेक्ट है, इन द वर्ल्ड एक इन प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है द वर्ल्ड, एंड हैव गेन्ड यानी कि विल हैव गेन्ड लिखना चाह रहे हैं। क्या गेन कर चुका हूँ, अ वेल्थ ऑफ नॉलेज, बहुत सारी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। कौन से पार्ट में एरर है, सो वुड हैड विजिटेड नहीं, आई विल हैव विजिटेड। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। तो व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल आई पार्टिसिपेटेड इन सेवरल extra curricular activities such as the debate team and the school newspaper which help me develop my communication and writing skills। अब देखो यहाँ पे देखेंगे, when आपका सब्जेक्ट है, I was in high school, when आपका कंजंक्शन है, I सब्जेक्ट है, was है, वो आपकी वर्ब है। जब मैं हाई स्कूल में था, I participated, मैंने पार्टिसिपेट किया किसमें, इन सेवरल एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज, कई सारी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में, सच एज जैसे कि द डिबेट टीम एंड द न्यूज़पेपर, द स्कूल न्यूज़पेपर विच हेल्प मी डेवलप। अब जैसे ही आप देखोगे ना यहाँ पे एरर, सबसे पहले ये भी सेम उसी प्रकार का सेंटेंस है जो अभी एक आया था। तो ये जो विच है ना, ये किसके लिए आया, तो एक तो विच से पहले कॉमा चाहिए। ये पूरी चीजों ने मेरी हेल्प करी। अब देखो ऐसा नहीं कि वो आज भी हेल्प कर रही है, उस टाइम पे मदद करी, यानी कि यहाँ पे हम हेल्प्स ना लिख के हमें क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे हेल्प लिखना ही बेटर है। वहां पे टीचर्स लिखना बेटर था, लेकिन हर सेंटेंस को एक पैमाने पे नहीं देख सकते ना भाई। जब मैं हाई स्कूल में था तो मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करा, क्या वो आज मेरे कम्युनिकेशन स्किल को हेल्प कर रही हैं, नहीं।
डेवलप उसी टाइम पे हो गया था, आज तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल ऑलरेडी अच्छा है, तो हेल्प आ गया, तो हेल्प्ड लिखेंगे और हेल्प्ड मी डेवलप लिखेंगे, ना कि डेवलप। ध्यान देंगे जो हेल्प आता है, हेल्प प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में 2+V1 भी आ सकता है और अकेला V1 भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट भाई, थोड़ा बड़ी वीडियो हो जा रही है, ठीक है। मोर देन 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन रीजन्स वेयर वाटर हैज बिकमिंग इंक्रीजिंगली स्कार्स। सो मोर देन 40% आपका सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे किस चीज का, तो वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अनकाउंटेबल है इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। लिव्स कहां पे रहता है, उन रीजन्स में रहता है, इन रीजन्स वेयर जहां पर वाटर हैज बिकमिंग इंक्रीजिंगली स्कार्स। हैज के साथ आईएनजी तो पक्का गलत है, मानते हो। अब हमें ये देखना है कि इज बिकमिंग करें या हैज बिकम करें। अब क्योंकि इंक्रीजिंगली स्कार्स है, स्कार्स का मतलब है कम, इंक्रीजिंगली यानी कोई चीज बढ़ रही है, और जब भी हमें चेंज को दिखाना होता है और खास करके स्लो चेंज को, तो ऐसे केस में कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं चेंज को दिखाने के लिए। इसीलिए डे बाई डे आ जाए, एवरी डे आ जाए, कुछ ऐसे आ जाते हैं ना, द कॉम्पिटिशन इज राइजिंग डे बाई डे, तो इसका मतलब है इज राइजिंग लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वो ग्रेजुअल चेंज है, ग्रेजुअल चेंज को, ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज को दिखाने के लिए हम कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं, तो इज बिकमिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहोगे आप अभी सर आपने एवरीडे बोला था क्या, हाँ मैंने एवरीडे बोला था। कई बार डे बाई डे के सेंस में हम एवरीडे को भी यूज कर सकते हैं। द कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग एवरीडे, हर दिन बढ़ रहा है, तो ऐसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, वैसे नॉर्मली एवरीडे के साथ में बेसिकली क्या आता है आपका, तो आप पाओगे कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आता है एवरीडे के साथ, है ना। आगे देखेंगे अगला आपका, और एवरीडे ध्यान रखना जब फ्रीक्वेंसी को बताता है तो दो वर्ड होता है, एवरी अलग डे अलग, और जब एवरीडे एडजेक्टिव के तरीके से आता है, जब फ्रीक्वेंसी को बताएगा तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जब वो एडजेक्टिव के तरीके से आता है तो वो सिंगल वर्ड बनता है, और एवरीडे जब सिंगल वर्ड होता है तो एडजेक्टिव और उसका मीनिंग होता है दैनिक, एवरीडे क्लॉथ्स, एवरीडे लाइफ, ऐसे करके। ठीक है, अब कॉन्टीजेंट आपका सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है 5 रेजिमेंट्स, तो कंटीजेंट बनेगा किसका, 5 रेजिमेंट्स का। एंड मिलिट्री बैंड्स विल बी मार्च, अब देखो बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकती है, तो विल मार्च लिख दीजिए, काम चल जाएगा। विल प्लस V1 इन द आर्मी डे परेड टू बी हेल्ड इन बेंगलुरु दिस ईयर। आप आसानी से कहोगे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है कि यहाँ पे बी का प्रयोग नहीं करेंगे, कौन से वाले पार्ट में रह रहा है, सो विल मार्च लिख दीजिए, विल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, आगे देखेंगे, द न्यू शेड्यूल फॉर वर्कर्स गो फंक्शनल लास्ट मंडे, लास्ट मंडे, लास्ट मंडे यानी कि पास्ट की बात है, पास्ट की बात है, तो न्यू शेड्यूल सब्जेक्ट है, फॉर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है वर्कर्स, तो गो नहीं, क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट आ जाएगा, क्योंकि पास्ट की हमें बात करनी है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, अ दिल्ली बाउंड एयरक्राफ्ट हैज टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग एट मुंबई एयरपोर्ट एज अ वुमेन पैसेंजर सडनली डेवलप्ड अ सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम। अब जैसे देखोगे ना, अ दिल्ली बाउंड एयरक्राफ्ट ये आपका सब्जेक्ट है, जिसमें एयरक्राफ्ट नाउन है, बाउंड आपका बेसिकली पार्टिसिपल है, और कहां के लिए बाउंड था, तो दिल्ली के लिए बाउंड था। हैज टू आपकी वर्ब है, हैज टू बेसिकली क्या है, प्रेजेंट को दिखा रहा है, हैज टू यानी कि कोई काम करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट, ही हैज टू डू इट। ठीक है, तो कोई काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टू मेक, तो किस चीज के लिए, मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी, कहां पे, एट मुंबई एयरपोर्ट। ध्यान देंगे एयरपोर्ट वगैरह जब प्लेस के नाम के साथ बनते हैं तो कोई आर्टिकल नहीं आता, इसीलिए द नहीं आ रखा है। एज क्योंकि अ वुमेन पैसेंजर एक महिला पैसेंजर है, सडनली यानी कि अचानक, डेवलप्ड है, डेवलप्ड है यानी कि V2 है। अब देखो इसने डेवलप किया कब, पास्ट में, और लैंडिंग कब करनी पड़ रही है, प्रेजेंट में, ऐसा तो नहीं होगा, या तो पूरी सिचुएशन पास्ट में होगी या पूरी प्रेजेंट में होगी। अगर यहाँ पे हम डेवलप्स कर दें तो यानी कि प्रेजेंट में आ जाएगी, जैसे डेवलप्स कर देंगे तो ये एक फ्रीक्वेंट एक्शन बन जाएगा, रेगुलर एक्शन, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट जनरली किसको दिखाता है, फ्रीक्वेंट एक्शन को। क्या ये रेगुलर एक्शन है, क्या बार बार ऐसा होता है, द आंसर इज नो। ये तो क्योंकि एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की बात करी गई है, इसका मतलब है कि पास्ट जो है ना वो करेक्ट है, तो यहाँ पे भी पास्ट कर दीजिए और हैज टू की जगह पे हैड टू कर दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन से वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, अनन्याज क्लास टीचर एंड हर फ्रेंड्स कांग्रेचुलेट्स हर वार्मली व्हेन शी वन। अब देखो ये भी सिंपल है, थोड़ा ब्रेक करना कम कर रहा हूं क्योंकि मैं ज्यादा लंबी क्लास ले नहीं पा रहा हूं, है ना। तो सी वन है यानी कि पास्ट है, V2 है, जैसे आपने देखा V2 है तो कांग्रेचुलेट्स नहीं कांग्रेचुलेटेड आएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे अगर विंस कर दें तो क्या ऐसा हमेशा होता है क्या, नहीं होता है यार, वैसे भी आगे ब्रॉट लगा रखा है, ब्रॉट लगा रखा है तो पास्ट है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, दो पेपर हैज बीन द डोमिनेंट मीडियम फॉर प्रिंट। अब देखो दो यानी कि बेशक, पेपर हैज बीन, तो हैज बीन आ रखा है यानी कि प्रेजेंट है, हैज बीन क्या रहा है, डोमिनेंट मीडियम रहा है, किसके लिए, प्रिंट के लिए। द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड मैनेज्ड, हैड मैनेज्ड यानी कि पास्ट की बात है। अब जैसे ही देखोगे अब पेपर डोमिनेंट मीडियम आज भी रहा है, तो मैनेज आज तक किया होगा या पास्ट में ही किया होगा। आप कहोगे या तो सर इसको हैड बीन कर दो और या फिर इसको भी हैज बीन कर दो। जैसे इसको हैड बीन कर देते हैं तो पास्ट का डबल परफेक्ट टेंस आ गया,
सामान्यतः पास्ट का डबल परफेक्ट नहीं लगाते हैं, एक पास्ट का टेंस होता है फिर पास्ट ऑफ पास्ट जाते हैं। और अगर इसको हैज कर देते हैं तो दो पास्ट के मतलब दो प्रेजेंट परफेक्ट तो लगाए जा सकते हैं। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि आप प्रिंट करने के लिए आज पेपर के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव आपके पास है। अगर आपको बुक प्रिंट करानी है हमें, तो क्या हम आपको पॉलीथीन पे प्रिंट करा के देते हैं? नहीं ना, पेपर पे ही कराते हैं। आज भी पेपर जो है वो प्रिंटिंग के लिए डोमिनेंट मीडियम है। सो यानी कि द सिचुएशन स्टिल एग्जिस्ट, और ये अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो इसको पास्ट में ले जाने का ना कोई सेंस नहीं बनता है। सो पेपर आज भी डोमिनेंट मीडियम रहा है। अब आप देखो, जैसे देखोगे ना, ये प्रेजेंट है, डोमिनेंट मीडियम रहा है कब? तो आप कहोगे यहाँ पे हैज बीन इसलिए लगाया है क्योंकि अब तक, यानी कि जो आज प्रेजेंट है ना, तो अब तक जितना भी पास्ट का टाइम है हैज बीन। और इन्होंने जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट है, इन्होंने मैनेज करा है वेलिएंटली, आपका एडवर्ब है, टू होल्ड बैक यानी रोक सकें, द पेपर टाइड फॉर ओवर हाफ अ मिलेनियम, लगभग पिछले हाफ अ मिलेनियम तक का आपका बेसिकली इन्होंने होल्ड बैक करा है। तो ये जो मैनेज टू होल्ड बैक है, ये भी कब किया है? आज से लेके पिछला आधा मिलेनियम आज से। तो इसका मतलब है कि ना प्रेजेंट परफेक्ट में जाना चाहिए, ना कि पास्ट में। तो हेड की जगह पे क्या आ जाएगा? हैज। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का भी। तो यहाँ पे भी भाई देखेंगे अगला, आई डोंट ट्रस्ट माई फ्रेंड्स बिकॉज ही हैज नॉट। अब देखो डोंट ट्रस्ट है, ही हैज नॉट और कैन नेवर बी ट्रस्टेड। देखो जैसे ही आप देखोगे ना, ही हैज नॉट, अब जैसे ही देखा, आई सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब नेगेशन है, ट्रस्ट आपकी मेन वर्ब है, माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट है, बिकॉज कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट है, हैज क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है, नॉट क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, एंड आपका क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है, कैन आपकी क्या है? अगेन हेल्पिंग वर्ब है, नेवर आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, बी आपका क्या है? आप कहोगे कैन के बाद में जो बी जो है वो कैन के बाद में फॉर्म है बी की, और बी ट्रस्टेड आपका क्या है यहाँ पे? वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव दिखा रहा है, इसको कभी भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे पता है गड़बड़ क्या है? अब ये हेल्पिंग वर्ब तो है, क्या कभी सिंगल हेल्पिंग वर्ब आ सकती है? नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके लिए मेन वर्ब आना मैंडेटरी है। अगर इसके लिए मेन वर्ब हम ढूंढने जाएंगे तो आगे क्या रखा है? या तो बी इसके लिए बनेगी या ट्रस्टेड बनेगी। ही हैज ट्रस्टेड कहना चाह रहे हैं वो किसी पर ट्रस्ट कर रहा है या उसको ट्रस्ट नहीं किया जाना चाहिए? आप कह रहे हो नहीं किया जाना चाहिए, यानी स्ट्रक्चर क्या है? पैसिव। तो क्या हैज के साथ में बी आ सकता है? आप कहोगे हैज के बाद अगर हम बी को मान लेते हैं तो भी ये गलत है। और हैज के बाद में इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ट्रस्टेड को मान लेते हैं कि सर जी ट्रस्टेड चलो मान लेते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है, उसको ट्रस्ट किया जाएगा। हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? ही हैज नॉट बीन ट्रस्टेड, ही हैजंट बीन ट्रस्टेड। तो यहाँ पे अगर हम नॉट के बाद में एक बीन और ऐड कर दें, इसका मतलब है काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। तो इसका मतलब है कौन सा वाले पार्ट में एरर हो जाएगा? इस वाले में। तो हैज नॉट बीन आपका करेक्ट आंसर है। हैज बीन नॉट नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना भाई, बीन को नॉट के बाद लिखते हैं। नॉट जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना पहली वाली, उसके बाद आता है। अगर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो वहां नहीं आएगा, सिर्फ पहली वाली के पहले आएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, आई हैव बीन येट टू। सबसे पहले आई हैव बीन येट टू नहीं हुआ, आई हैव येट टू लिखना चाहिए हमें, या तो आई एम येट टू। अगर हमें कुछ करना बाकी है, आई एम येट टू कंप्लीट द टॉपिक, आई हैव येट टू कंप्लीट द टॉपिक, सी हैज येट टू कम या सी इज येट टू कम। तो आप यहां कह दोगे आई हैव येट टू गो टू द फ्लोर एग्जीबिशन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फ्लोर एग्जीबिशन है वहां पे जाना मेरा बाकी है। आगे देखेंगे, 5 years लेटर आई वॉज ईटिंग दिस सेम डिश एट द सेम रेस्टोरेंट। अब देखो इसमें भी शायद मैंने ऑप्शंस में थोड़ा सा चेंजेस करें। आई विल हैव बी तो नहीं लिख सकते, नहीं होगा। अब देखो 5 years लेटर यानी कि 5 साल बाद, आई के साथ हैज तो नहीं लिख सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, नो इंप्रूवमेंट तो ऑप्शन ही नहीं है। आई हैड बीन ईटिंग तो नहीं लिख सकते। यार ये देखो ना, मैं कह रहा हूं कि 5 साल बाद ऐसा हो रहा है कि मैं खा रहा हूं क्या? आइसक्रीम। यहां पे पास्ट परफेक्ट कहां से आ गया? किस चीज के 5 साल बाद? बाद की बात है तो वैसे भी नहीं आना चाहिए। जब किसी से पहले जाते हैं ना तो पास्ट परफेक्ट आता है, तो ये तो नहीं आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं 5 साल बाद आइसक्रीम खा रहा हूँ, सेम डिश खा रहा हूँ एट द सेम रेस्टोरेंट। पूरे मान लीजिए आप आज से 5 साल पहले कहीं गए थे और आपने वहाँ पे जाके मान लीजिए काके दी हट्टी में गए थे, गार्लिक नान खाया था, और फिर आज 5 साल बाद आप दोबारा गए, आप जाके कह रहे हैं कि पूरे 5 साल बाद आई एम ईटिंग द सेम डिश एट द सेम रेस्टोरेंट। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट देखेंगे, या इसमें ना फ्यूचर भी लिख सकते थे, 5 years लेटर आई विल बी ईटिंग द सेम डिश। फ्यूचर भी बन सकता था, बट फ्यूचर का कोई ऑप्शन नहीं है। विल हैव बीन तो नहीं बन पाएगा ना, वो तो परफेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, देखो
द मदर आस्क्ड द चाइल्ड, मदर ने आस्क किया चाइल्ड से, विल यू टेल मी, क्या मुझे बताओगी। अब देखो WH वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं ना मेरे भाई, तो ये कभी भी इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं लेते हैं। तो डिड प्लस V1 नहीं बनेगा आपका। हु अकम्पनीड यू, यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस अगर लिखना है तो V2 लिखना पड़ेगा, ना कि डिड प्लस V1। क्यों? असर्टिव स्ट्रक्चर में हमें डू डज डिड की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये डज है, ये गलत हो जाएगा। मस्ट बी अकम्पनीड तो कुछ सेंस ही नहीं बनाएगा, तो अकम्पनीड यू। अच्छा, आपको लगेगा सर अकम्पनीज क्यों नहीं आ सकता है? मेरे भाई अकम्पनीज प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस क्या दिखाता है? फ्रीक्वेंट एक्शन को। और अगर ये एक फ्रीक्वेंट एक्शन है तो आप कहोगे ना कि रोज थोड़ी जाती है यार वो, ये एक सिंगल टाइम एक्शन है। वैसे भी ओरिजिनल सेंटेंस में आपको ये हिंट दिया गया है कि डिड है, यानी कि आपका ओरिजिनल सेंटेंस पूछना चाह रहा था कि आपको किसने अकम्पनी किया, यानी कि माँ ये कह रही है कि क्या आप मुझे बताओगी आपको किसने अकम्पनी किया था, कौन आपके साथ गया था। भाई क्या प्रेजेंट में पास्ट के बारे में नहीं पूछा जा सकता है? वेरी मच पॉसिबल। तो यही है, तो ओरिजिनली अगर ये पास्ट में था ना, तो इसको पास्ट में रहने दें, ना कि प्रेजेंट में। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, आफ्टर ही लीव वी डिस्कस्ड हिज सजेशन। आफ्टर ही लीव नहीं होना चाहिए, ही के साथ में मेरे भाई ही लीव्स होता अगर ये फ्यूचर हो जाता तो। आफ्टर ही लीव्स जब वो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे आगे क्या है? डिस्कस्ड। डिस्कस्ड है यानी कि लीव्स नहीं, लेफ्ट हो जाएगा। सो आफ्टर ही हैज लेफ्ट लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ही वॉज लीविंग लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। सो आफ्टर ही हैड लेफ्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विल बी लीविंग नहीं होगा। आगे देखेंगे, एनीबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ ही ट्राइड। अब कैन सॉल्व है यानी कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो इफ ही ट्राइज लिखेंगे। अच्छा, वहां पे वैसे ना एनीबडी के साथ ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे लगा रखा, कोई दिक्कत नहीं है। सो बिकॉज दे नहीं लिखेंगे। इफ का है, इफ तो इफ दे ट्राई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला आपका, अ रेवन विच यू नो इज ब्लैक एज कोल। एक रेवन जो कि आप जानते हैं कि ब्लैक है कोल जैसा। वॉज इनवियस, वह हुआ करता था इनवियस यानी कि जेलस। यानी कि देखो रेवन बेशक ब्लैक आज है, लेकिन वो एनवियस कब था? पास्ट में। किससे एनवियस था, किससे जलन थी? स्वान से। बिकॉज, क्योंकि हर फीदर्स, जो स्वान के फीदर्स थे, आर एज वाइट एज द प्योरेस्ट स्नो, वो उतने वाइट थे जैसे कि प्योरेस्ट स्नो। तो एनवी अगर पास्ट में थी तो उसके फीदर्स वाइट कब रहे होंगे? पास्ट में। तो आर का नहीं, यहाँ पे किसका प्रयोग करना पड़ेगा? वर का। वर एज वाइट एज ये। वैसे आर को भी हम एक बार को ना यहाँ पे चला सकते थे, लेकिन एसएससी ने इसीलिए चालाकी से कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। वॉज है, इज है, इज तो इसलिए गलत है क्योंकि फीदर्स प्लूरल है। आर अगर यहाँ पे मान लीजिए एक ऑप्शन होता नो इम्प्रूवमेंट, दैट कुड हैव बीन पॉसिबल। क्योंकि अगर ये जो रेवन है ये ससुर जी का अब तक ब्लैक है, तो इसके फीदर भी तो अब तक ब्लैक रहते हैं, नहीं मतलब वाइट रहते हैं। यानी कि इसके फीदर्स का प्रेजेंट में भी वाइट रहना इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। अगर उसकी डेथ हो गई है स्वान की या कुछ अलग है तो बात अलग हो गई, फिर तो पास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी डेथ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ है, तो फिर तो प्रेजेंट में बन जाएगा ना भाई। तो इसीलिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे। तो वाइल आई वॉज टीचिंग द ओल्डर वन, द यंगर वन टेक अपॉर्चुनिटी एंड रन अवे। जब मैं यंगर वन को पढ़ा रहा था, तो पास्ट की घटना है, वॉज आ गया। अगर ये पास्ट की घटना है तो सारा पास्ट में रहेगा। हैज टेकन प्रेजेंट है, विल टेक फ्यूचर है, नो सब्स्टिट्यूशन तो भाई यहाँ पे भी आपका टेक लगा रखा है। सो टुक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका सही है। नेक्स्ट देखेंगे अगला। These days, wherever district courts are functioning, hearings is limited. Hearings तो प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो इज तो नहीं आ सकता है। अगर हियरिंग्स वर लिखेंगे तो ये तो पास्ट आ गया, तो ये भी नहीं आएगा। हियरिंग्स इज यहाँ पे भी लिख रखा है तो ये भी गलत हो गया, तो हियरिंग्स आर लिमिटेड। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका। बायोलॉजिस्ट्स बिलीव दैट इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स एन एक्सीलरेटेड रेट ऑफ चेंज इन हैबिटेट फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ से जो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं ना, उसमें मैंने काफी सारे क्वेश्चंस को खुद मतलब ऑप्शंस को खुद से थोड़ा चेंज किया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। तो बायोलॉजिस्ट आपका सब्जेक्ट है, बिलीव वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटी ये आपका सब्जेक्ट है नई क्लॉज का, मीन्स आपकी वर्ब है। क्या मतलब है इसका? एन एक्सीलरेटेड रेट, एक बढ़ता हुआ रेट, किस चीज का बढ़ा हुआ रेट, किस चीज का? ऑफ चेंज, बदलाव का, किस चीज में? इन प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट हैबिटेट फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। लग रहा है जैसे सब कुछ सही हो, यहाँ पे मीन्ट गलत है क्योंकि ये तो पास्ट हो जाएगा। इज मीनिंग ये तो फैक्ट है, फैक्ट के लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आता है। ह्यूमन एक्टिविटी मीन, अब ह्यूमन एक्टिविटी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो मीन नहीं होना चाहिए, मीन्स होना चाहिए। नो इंप्रूवमेंट इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, कुंभ मेला हेल्ड एट प्रयागराज। अब देखो खुद से भी आंसर करना, ये ऑप्शन थोड़े थोड़े मैंने चेंज करे, ये वाला एक ऑप्शन मैंने चेंज करा है। तो कुंभ मेला जो कि बेसिकली कुंभ मेला आपका सब्जेक्ट है, हेल्ड आपका क्या है। अब इसको अगर आपने V2 समझने की गलती कर ली
तो आप में से कुछ बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि पहले ये V2 है तो यहाँ पे वॉज वाले को मार्क कर देंगे, वॉज नोन टू बी द बिगेस्ट ह्यूमन गैदरिंग। लेकिन नहीं मेरे भाई, पहली बात तो ये V2 नहीं है, क्योंकि कुंभ मेला हम कहना चाह रहे हैं विच इज हेल्ड, जो कि होता है, विच इज हेल्ड, और ये क्योंकि पूरी क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज, इसको ड्रॉप करके हमने पार्टिसिपल बना दिया हेल्ड। तो हेल्ड यहाँ पे अपना V3 है, पार्टिसिपल है, ठीक है, पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है। हेल्ड कहाँ पे होता है, सो एट प्रयागराज, प्रयागराज में, एट द कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे जहाँ पे नदियां मिलती हैं, कौन सी, द रिवर्स गंगा एंड यमुना। तो आर्टिकल कॉमन लगा ली दोनों के लिए। इज नोन, अब देखो इज नोइंग, अगर हम इज प्लस आईएनजी लिखेंगे नो के साथ, वैसे तो नो वर्ब को आईएनजी में लिखते ही नहीं, पहली चीज। दूसरा, नो इज के साथ अगर आईएनजी लिखेंगे तो एक्टिव सेंस बनाएगा। क्या कुंभ मेला कुछ जानता है या कुंभ मेला को जाना जाता है, आप कहोगे जाना जाता है, यानी कि इज प्लस V3 आना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे हैज बीन नोन टू बी द बिगर ह्यूमन गैदरिंग। सबसे पहली बात तो बिगर नहीं, सबसे बड़ी है वो, सबसे बड़ी है तो बिगेस्ट होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, हैज बीन नोन अगर कर देंगे तो फिर यहाँ पे बताना पड़ेगा ना कब से जाना जाता है, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, तो वैसे गलत हो जाएगा। सो इज नोन टू बी द बिगेस्ट ह्यूमन गैदरिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वॉज नोन इसलिए करता है क्योंकि ये पास्ट की घटना नहीं है, प्रेजेंट में भी ये चीज रेलेवेंट है, प्रेजेंट में भी जानी जाती है, तो इज नोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया हैड डिप्लॉयड, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, डिप्लॉय किया था, क्या, द आर्मी, आर्मी किस चीज के लिए, टू टैकल, टैकल करने के लिए, किस चीज को, डेवास्टेटिंग फ्लड्स, वो फ्लड्स जो डेवास्टेट कर रही थी, तबाही ला रही थी, डेवास्टेट करना है तबाही लाना, ठीक है। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। इनंडेट होम्स, अब क्योंकि हैड डिप्लॉयड पास्ट है, तो यानी कि जो इनंडेट करने का मतलब है बहाना, बाढ़ ले आना, होम्स को बाढ़ में बहा रही थी, घरों को, तो बहा कब रही होगी, पास्ट में, पास्ट में दिखाएगा तो इनंडेट नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे इनंडेट है, ये गलत हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया। यहाँ पे दैट वर इनंडेटिंग होम्स और यहाँ पे दैट इनंडेटेड होम्स, ठीक है। अब जैसे ही हम देखेंगे ना, दोनों में सिर्फ यही फर्क है, यहाँ पे डेवास्टेटिंग फ्लड्स सब कुछ सेम है, दैट इनंडेटेड और इनंडेटिंग। नॉर्मली हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये जो एक्शन है बेसिकली, देखो एक तो ये जो ऑप्शन है ना, ये आई गेस मैंने खुद ही बनाया है, ठीक है, और बनाया किस लिए, आप, क्योंकि जिससे कि आपको थोड़ा सीखने को मिले। अगर मैंने नहीं बनाया, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है यार कि मैंने किस किस ऑप्शन में चेंजेस करें, ठीक है, भूल गया हूँ। बाकी यहाँ पे जो वर नहीं आएगा उसका कारण ये है कि ये कोई कॉन्टिन्यूस एक्शन नहीं है, ये बेसिकली किसी एक टाइम का एक्शन है, कि वो बाढ़ जिन्होंने घरों को बहाया था उनकी हम बात कर रहे हैं। अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पास्ट का इंडेफिनिट टेंस आएगा, पास्ट का इंडेफिनिट आएगा, तो ऑप्शन सी जो है ना वो आपका बेसिकली क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, देखो भाई अगला क्वेश्चन है आपका, ही सेट डाउन बिसाइड मी एंड स्टार्टअप। देखो सेट डाउन है तो पास्ट की बात है, V2 है, अगर V2 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगा, स्टार्टेड आएगा, स्टार्टेड आएगा, स्टार्टेड आएगा। अब स्टार्टेड के साथ में आपको ध्यान रखना है, स्टार्टेड टू डू समथिंग भी हो सकता है और स्टार्टेड डूइंग समथिंग भी हो सकता है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो टू डू आ रखा है, नहीं है, टू डू आ रखा है, नहीं है, इसका मतलब है स्टार्टेड डूइंग समथिंग, स्टार्टेड रीडिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, अ थर्ड ऑफ अस आर फीलिंग कंपेल्ड टू चेक आवर फोन्स। मतलब अ थर्ड ऑफ अस का मतलब होता है 1/3 ऑफ अस, ठीक है। सो 1/3 ऑफ अस की अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 1/3 ऑफ अस की, तो 1/3 ऑफ अस आर फीलिंग का मतलब है कि हम इस टाइम पे फील कर रहे हैं। यार ये तो बहुत जनरल एक्शन है, अगर ये बहुत जनरल एक्शन है ना मेरे भाई, तो इसका मतलब है हम हमेशा फील करते हैं ना, तो ये तो फैक्ट है, फैक्ट है, तो आर फीलिंग नहीं मेरे भाई, हमें यहाँ पे फील लगा देना चाहिए, क्योंकि ये जनरल एक्शन है, आज भी हमारे साथ ऐसा होता है और हमेशा ऐसा होता है, रोज ऐसा होता है। सो 1/3 ऑफ अस फील कंपेल्ड, हम कंपेल्ड फील करते हैं कि चेक करें अपने फोन्स को इन द मिडिल ऑफ द नाइट, तो इसका मतलब है अ थर्ड ऑफ अस फेल्ट, ये पास्ट की घटना नहीं है। अ थर्ड ऑफ अस फील करेक्ट है, अ थर्ड ऑफ अस हैज फेल्ट नहीं, हैज तो वैसे भी गलत हो जाता, ठीक है, तो फील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल वर्ब चाहिए हमें, सिंगुलर नहीं। नेक्स्ट देखेंगे आगे, इट इज अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी हु हैड लुक। सबसे पहली बात है ये कहानी है एक मिस्टर एंड मिसेज अंसारी की, हु हैड लुक, हैड के बाद में वीवन तो आता ही नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन गलत हो जाएगा। हु हैव बीन लुकिंग हो सकता है, वर लुकिंग हो सकता है, सबसे पहली बात है मेरे भाई। आगे क्या लग रखा है, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब आनी है। आगे यहाँ पे क्या लिख रखा है, रेंट लिखा हुआ है, रेंट, रेंट क्या है यहाँ पे, वर्ब है। रेंट व्हाट, रेंट एन अपार्टमेंट, ये आपकी वर्ब है। अगर रेंट यहाँ पे एक वर्ब है तो ये तो वी1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
फॉर के बाद में V1 आनी चाहिए, V1 ING आनी चाहिए। आप कहोगे V1 ING आएगी। बहुत सारे बच्चे ने यहाँ इस क्वेश्चन को देखते कूद के पढ़ेंगे। कूद के कैसे पढ़ेंगे कि फटाफट से वर्ग के बाद में क्या लगा देंगे, मतलब लुकिंग फॉर हम बहुत बार पढ़ते हैं, आई एम लुकिंग फॉर दिस, आई एम लुकिंग फॉर दैट, बट उस केस में उसके बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। बट क्या यहाँ पे फॉर के बाद में ऑब्जेक्ट है? आप कहोगे नहीं सर, ये तो V1 आ रखी है, V1 आ रखी है तो फॉर नहीं आ सकता, टू आएगा। ठीक है, दूसरा टू तो यहाँ पे भी है, हैव बीन लुकिंग क्यों नहीं आ सकता है? मेरे भाई एक बात बताइएगा, क्या यहाँ पे कुछ दे रखा है कि 10 साल से ढूंढ रहे हैं, 5 साल से ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा है? कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई आपका सिंस नहीं है, कोई फॉर नहीं है, इसका मतलब है हैव बीन लगाने की जरूरत नहीं है, वर लुकिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चों को एक लगेगी बात कि सर ये तो इज है, अगर इज है तो क्या सर ये प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए? मेरे भाई वो स्टोरी तो आज भी है, लेकिन स्टोरी इसीलिए है ना आज क्योंकि वो घटनाएं पास्ट में हुई थी। ये कहानी है, कहानी तो आज भी है, लेकिन वो कहानी थी, लोग कब के थे जो कहानी में है वो पास्ट के थे, इसीलिए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, जस्ट एज टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे वी शॉप, बुक अ टैक्सी, होल्ड बिजनेस मीटिंग्स एंड इवन फाइंड अ पार्किंग स्पॉट, सो टू। अब देखो जैसे ही सेंटेंस को समझेंगे ना, जस्ट एज जैसे कि, टेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, चेंज आपकी मेन वर्ब है। क्या चेंज कर चुका है? द वे। द वे आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट यहाँ पे ड्रॉप कर रखा है, द वे दैट वी शॉप इन, ऐसे करके लिखते हैं वैसे जनरली हम, तो इसको ड्रॉप कर रखा है, तो वी सब्जेक्ट है, शॉप आपकी वर्ब है। बुक अ टैक्सी, वही वी जो सब्जेक्ट है उसके लिए बुक वर्ब है, उसके लिए ऑब्जेक्ट आ जाएगा टैक्सी। होल्ड बिजनेस मीटिंग्स, होल्ड करते हैं बिजनेस मीटिंग्स, एंड इवन फाइंड अ पार्किंग स्पॉट, और एक पार्किंग स्पॉट ढूंढते हैं। सो टू, अब टू कैसा शब्द है? नेगेटिव। अगर नेगेटिव शब्द हमने नई क्लॉज के शुरुआत में रख लिया है तो इन्वर्जन आना चाहिए, और इन्वर्जन में क्या होगा कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब का प्रयोग किया, यानी कि जैसे कि टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया है वो तरीका हमारा, मतलब शॉपिंग करने का, टैक्सी बुक करने का, बिजनेस मीटिंग होल्ड करने का, आजकल जूम मीटिंग्स होती है ना, इवन पार्किंग स्पॉट भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल है कि पार्किंग स्पॉट ढूंढ लो कहां पे मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही सो टू इज इट ट्रांसफॉर्मिंग। अब ये इज इट इसलिए सही है मेरे भाई क्योंकि ये आपका टू पहले आ गया, नेगेटिव शब्द अगर पहले आ गया है दैट मीन्स आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी मेन वर्ब आएगी। तो इज हेल्पिंग वर्ब है, इट आपका सब्जेक्ट है, ट्रांसफॉर्मिंग मेन वर्ब है। ट्रांसफॉर्मिंग व्हाट? द वे, उस तरीके को। कौन सा वे? जैसे वहां था ना द वे, वी एक्सेस्ड नहीं आएगा, वी एक्सेस आएगा क्योंकि पास्ट की बात नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट ओनली, तो एक्सेस्ड नहीं आएगा। एक्सेस व्हाट? हेल्थ केयर। whenever we are in the world, sorry wherever we are in the world, हम दुनिया में जहां पर भी हैं वहां की हम बात कर रहे हैं। सो एक बार देख लेते हैं, यहां पे देखेंगे ये वाला गलत हो जाएगा, सो टू इट इज ट्रांसफॉर्मिंग नहीं लिख सकते क्योंकि टू से अगर सेंटेंस को शुरू कर दिया तो इट से पहले इसको लिखना पड़ेगा, हमें इन्वर्जन की जरूरत होगी। इन्वर्जन एक चैप्टर होता है जहां पे अगर फोकस करने के लिए अगर किसी भी नेगेटिव शब्द को सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम यूज कर लेते हैं तो ऐसे केस में वहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करना होता है। ठीक है, आगे इस वाले को अगर हम बात करते हैं तो इज ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी एक्सेस, ये करेक्ट है। इट वॉज ट्रांसफॉर्मिंग नहीं, पास्ट की तो घटना ही नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन तो गलत है ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है। सो श्यामलन्स मूवी द सिक्स्थ सेंस स्टारिंग ब्रूस ली वॉज अ ग्रेट सक्सेस बट डज नॉट विन ऑल अकेडमी अवार्ड एज एक्सपेक्टेड। देखो श्यामलन की मूवी है जिसका नाम है द सिक्स्थ सेंस। अब देखो स्टारिंग को ये मत समझो ना, यहाँ पे तो सर गलती आ गई, आईएनजी से पहले तो इजएमआर चाहिए नहीं, ये आपका ना पार्टिसिपल है। क्या है मेरे भाई? पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द मूवी सिक्स्थ सेंस विच स्टार्ड या विच इज स्टारिंग, इस तरीके से लिख सकते हैं, रिड्यूस कर रखा है क्लॉज को। तो वो मूवी जिसमें स्टार कास्ट कौन है? ब्रूस विलीज है। ठीक है, वॉज ये क्या थी? वॉज अ ग्रेट सक्सेस, ये एक ग्रेट सक्सेस थी, बट लेकिन डज नॉट विन। मेरे भाई जब सक्सेस पास्ट में थी तो अवार्ड्स इसको कम मिलने चाहिए थे पास्ट में, तो डज नॉट विन नहीं, यहां पे मैं क्या लिखना चाहिए? डिड नॉट विन, नहीं जीत पाई। क्या? ऑल अकेडमी अवार्ड नहीं, एनी अकेडमी अवार्ड, एनी अकेडमी अवार्ड एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि सोचा था। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब भाई ये आपके 4 सेंटेंसेस हैं, इनमें से एक करेक्ट है, उसको आपको छांटना है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये 4 सेंटेंस नहीं है, ये बेसिकली एक ही सेंटेंस है, उसको इंप्रूव करना है। ठीक है, वो अगला वाला क्वेश्चन होगा जो मैंने खुद बनाया है। ठीक है, देखो सचिन इज पासिंग द बॉल टू विवेक, ये एससीएम का, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022। सचिन इज पासिंग द बॉल टू विवेक, विवेक इज मूविंग इनसाइड बट टॉम वॉन इट बैक फॉर द क्लब। अब जैसे आप देखोगे ना मेरे भाई,
आप कहोगे सर ये तो किसी गेम की कमेंट्री चल रही है। जब भी हम बात करते हैं ना कमेंट्री की, तो कमेंट्री के केस में हमें पता होना चाहिए कि जो मेन इवेंट चलते हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, और जो आपके बैकग्राउंड इवेंट्स होते हैं उनको हम उनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं प्रेजेंट के। यहाँ पे सो इज मूविंग इनसाइड नहीं है, ये तो मेन इवेंट है। पासिंग द बॉल, बॉल पास करना शॉर्ट इवेंट है, मूव। उसने बॉल पास करी विवेक को, विवेक इनसाइड मूव कर रहा है, और जो टॉम है उसने विन बैक कर लिया उसको क्लब के लिए। सारे मेन इवेंट्स है, सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आने चाहिए। यहाँ पे हैज बीन पासिंग नहीं होगा, यहाँ पे वॉच पासिंग नहीं होगा, यहाँ पे पासिस सही है, मूव सही है और विन सही है, यानी कि सारा इंडेफिनिट है, ये करेक्ट है। पास गलत हो जाएगा क्योंकि सचिन के साथ में पासेस होना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्रिकेट कमेंट्री वाला पॉइंट है जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 में से एक सेंटेंस करेक्ट है, खुद से आंसर करेंगे एक बार। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके कमेंट में देखना चाहता हूं। सोल्यूशन मैं अभी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप करो आंसर। कर दिया आंसर तो अब सोल्यूशन देख लो, अगर नहीं किया तो पॉज करके करना आंसर जरूर। आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट टू मेक इट क्लियर। मैं ये क्लियर करना चाहता हूं दैट के आई विल गिव यू दिस बुक, मैं आपको ये किताब दे सकता हूं। देखो सब्जेक्ट पूरा समझ लेते हैं सेंटेंस को। आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट वर्ब है, वॉन्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है टू मेक, 2 + V1। क्या करना चाहता हूं? इट क्लियर, इसको क्लियर करना चाहता हूं। मेक प्लस में V1 प्लस में, मतलब मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, मतलब V1 नहीं है, ये एडजेक्टिव है, क्लियर नॉट V1। मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं। क्या क्लियर करना चाहता हूं? दैट कंजंक्शन आ गया। आई सब्जेक्ट है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गिव आपकी मेन वर्ब है। आई विल गिव यू दिस बुक, मैं आपको ये किताब दूंगा। कब दूंगा? ओनली आफ्टर, तभी दूंगा। आई विल हैव कंप्लीटेड इट। अब आफ्टर क्या है? कंजंक्शन ऑफ टाइम है। किसी भी कंजंक्शन ऑफ टाइम के साथ में विल या सेल का प्रयोग नहीं करते हैं। आई हैव कंप्लीटेड इट लिखेंगे, इसका मतलब है ये आपका करेक्ट नहीं हो सकता था आंसर, ये क्योंकि एरर है। राधिका विल बी एबल टू हेल्प मी इफ आई विल फिनिश माई वर्क ऑन टाइम। इफ के साथ में विल आ रखा है। राधिका मेरी मदद करने में एबल होगी अगर मैं अपना काम टाइम पे फिनिश करूं, लेकिन क्योंकि इफ आपका कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है तो इसके साथ विल का प्रयोग नहीं करेंगे। इफ आई फिनिश, तो ये भी नहीं बन सकता है। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम, ये पहला मौका होगा, तो द फर्स्ट टाइम, द सेकंड टाइम, द थर्ड टाइम, ये भी क्या है? टाइम के कंजंक्शन है, तो इनके आगे फ्यूचर को दिखाने के लिए विल सेल नहीं लगाएंगे। सो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार होगा। आई हैव आर्ग्यूड अगेंस्ट राधिका, कि मैंने राधिका के अगेंस्ट आर्ग्यू किया हो। अब ये पहला मौका होगा, अभी हुआ नहीं है। अब आपको लगेगा सर अगर पहला मौका होगा तो यहाँ पे विल हैव आना चाहिए ना, नहीं मेरे भाई, फ्यूचर की बात है, टाइम क्लॉज के अंदर है, इसका मतलब है कि हैव प्लस V3 करेक्ट है, यानी कि सी तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेंटेंस को एक बार फिर से समझ लेते हैं। दिस सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, बी मेन वर्ब है, द फर्स्ट टाइम कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि टाइम की बात कर ली तो इस टाइम को डिफाइन कर रहे हैं, तो आई सब्जेक्ट है, हैव आपकी वर्ब है, आर्ग्यूड आपकी मेन वर्ब है, अगेंस्ट प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है राधिका। ध्यान रखना ये फ्यूचर का मीनिंग दे रहा है, ये पहला मौका होगा जब मैं राधिका के अगेंस्ट आर्ग्यू करूंगा। आगे देखेंगे, डी ऑप्शन है, बाई द टाइम द बस अराइव, तो बस अराइव्स लिखना चाहिए ना कि अराइव, ठीक है, बस के हिसाब से। दूसरा, शी विल बी टायर्ड ऑफ वेटिंग नहीं होगा, शी विल हैव बीन टायर्ड ऑफ वेटिंग, तो शी विल हैव बीन टायर्ड, क्योंकि बाय द टाइम के साथ अगर यहां पे आपका V1 है तो इधर आपका वर्ब की मतलब फ्यूचर का परफेक्ट टेंस आएगा। आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर वैसे कायदे से 49 खत्म ही नहीं हो रहा है ना, ये भी क्वेश्चन नंबर 49 था, ये भी क्वेश्चन नंबर 49 है, इसको 50 करो यार, ये भी क्वेश्चन नंबर 49 है 49 ज़्यादा नहीं हो गया? 50, अच्छा 50 भी ज़्यादा हो जाएगा, 51 कर देते हैं, है ना। तो 51 क्वेश्चन हो गए, वैसे 50 ही हुए होंगे क्योंकि पहली स्लाइड पे कुछ लिखा हुआ था, अभी स्लाइड हम 51 भी पहुँचे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है नंबरिंग में। क्वेश्चन 50 ही है तो इसको 50वां मान लेना, नंबरिंग में गड़बड़ है, और नंबरिंग में गड़बड़ उसने करी है अंशिका ने, कि 2 थप्पड़ लगाओ जाके, जब तक मैं आ रहा हूँ इसको कंप्लीट करके। देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस। नॉट ओनली से सेंटेंस शुरू हुआ है, नेगेटिव चीज से सेंटेंस शुरू हो गया, इन्वर्जन आएगा। डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, राधिका आपका क्या है? सब्जेक्ट है, तो डिड के बाद में V1 का प्रयोग करेंगे ना कि V2 का, तो पहला वाला तो गलत हो गया, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर, डिड के बाद में V1 नहीं, मतलब सॉरी, डिड के बाद में V2 नहीं, V1 का प्रयोग होता है, डिड के बाद में V1 का प्रयोग होता है। न सिर्फ राधिका ने मेरी हेल्प की बट ऑल्सो गेव। अब आप कहोगे सर ये V2 कैसे आ गया? बेटा इसलिए आ गया क्योंकि वो क्लॉज अलग है और ये क्लॉज अलग है, ठीक है, यहाँ पे V2 आ गया। मी सम मनी, न सिर्फ मेरी मदद करी बल्कि कुछ पैसा भी दिया। वैन कंजंक्शन है, आई रीच्ड द सिनेमा, जब मैं सिनेमा पहुंचा। द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन, अब हैड के बाद V3 आती है और V3 बिगन नहीं होती है, V3 क्या होती है? बिगन, ठीक है, BEGUN, तो आपका ये भी गलत हो गया। माई टीचर सब्जेक्ट है, टोल्ड मी, मेरे टीचर ने मुझसे कहा दैट कि मनी डज नॉट ग्रोज,
डू डज के बाद में ग्रोज नहीं लिखेंगे, ग्रो लिखेंगे, SIS का प्रयोग नहीं करते, बेस फॉर्म आती है डू डज डिड के बाद, तो ये भी नहीं बनेगा। महेश हैज बीन एब्सेंट फॉर द लास्ट वीक, तो महेश सब्जेक्ट है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बीन आपकी मेन वर्ब है, एब्सेंट आपका एडजेक्टिव है, ध्यान रखेंगे। और कब से एब्सेंट है? फॉर द लास्ट वीक। आप कहोगे सर लास्ट वीक के साथ तो सिंस आता है, मेरे भाई लास्ट वीक के साथ सिंस आता है, लेकिन अगर द लास्ट वीक लिख दिया जाए तो फॉर आता है। लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह से, फॉर द लास्ट वीक का मतलब है पिछले 7 दिन, ठीक है। सो लास्ट 7 डेज। तो ये था भाई आपका पूरा का पूरा टेंस जो कि हमने पढ़ाया। मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बारी, ठीक है। तो लेट मी शो यू। जैसे ही आप जब YouTube खोलोगे, ठीक है, तो अपना चैनल यही खोल लेना, ठीक है, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, ठीक है। तो प्रशांत सोलंकी इंग्लिश चैनल जब खोलोगे ना, तो ऑलरेडी इस पे ना आपको बहुत कुछ मिल जाएगा भाई, ठीक है। बहुत सारे वीडियोज हमने बना दिए हैं, तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि देखो वर्ब को भी आपको पूरा देखना चाहिए। इसके अलावा जितने भी चैप्टर मैंने डाल दिए, आर्टिकल हो गया, नाउन हो गया, ठीक है, इन सबको पूरा पूरा देखो अच्छे से, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियोज बनते हैं। ऑलरेडी यार लगभग 12 बज चुके हैं, और 12 बजे तक अगर मैं रात को यहाँ पे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, दैट मीन्स यार आपको भी सीरियस होकर पढ़ना चाहिए। अगर मैं पढ़ाने के लिए इतना सीरियस हो सकता हूँ, तो आप पढ़ने के लिए तो हो ही सकते हो, क्यों नहीं हो सकते हो। बाकी अगर पढ़ने के लिए पूरे सीरियस हो, तो यू कैन ऑलवेज चेकआउट माई VOD बैच, सिर्फ 699 रुपये की फी में, और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये बैच अवेलेबल है। कहाँ मिलेगा? तो RG विक्रमजीत ऐप पे मिलेगा, 699 लाइफ टाइम वैलिडिटी, ठीक है। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस क्लास की PDF हो, प्रिंटेबल फाइल हो, और इवन हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे हमारा टेलीग्राम चैनल प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, जो कि पिंड कमेंट में आपको सबसे पहले मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए और अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।